हेलो 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 अगेन हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आशा है कि आपका 2020 आप पे भारी ना पड़ा हो। हम पे तो काफ़ी भारी पड़ गया, क्वाइट लिटरली सो। लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन। हम करीबन 1 साल हो गया हमें क्वारंटीन करते हुए। हाँ। तो यहाँ पे एक जोक चल रहा है अमेरिका में, जिसे बोलते हैं क्वारंटीन 15। उसका मतलब होता है कि जो भी लोग क्वारंटीन में घर पे थे, बाहर एक्सरसाइजिंग भी बंद हो गई, तो है ना, अच्छा। सबके क्वारंटीन के टाइम पे 15 पाउंड बढ़ गए। और मुझ पे ये लागू अच्छा। होता है क्योंकि मेरा वजन 7 किलो करीबन बढ़ गया, जो कि 15 पाउंड होता है, तो मैं भारी हो गया हूँ, तो मुझ पे तो भारी पड़ा ही। क्वाइट लिटरली। अच्छा। पर सच बताओ तो हमें इस विषय पे ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस ने सन 2020 में पूरी दुनिया में बड़ा ही उत्पात मचाया। सही में। बहुत लोगों पे बहुत भारी पड़ा। करीबन 20 लाख लोग मर गए कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा, इतना नंबर हो गया अभी? हाँ, आई थिंक कहीं रिसेंटली पढ़ रहा था, बता रहे थे कि 2 मिलियन लोग मर गए ड्यू टू कोविड वर्ल्ड वाइड। हाँ, पता वर्ल्ड वाइड। एंड नॉट जस्ट लाइक लॉस ऑफ लाइफ, विच इज़ ऑब्वियसली लाइक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, पर कई लोगों के बिजनेस ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जॉब्स चली गई कितने लोगों की, लोग बेरोज़गार हो गए, बेघर हो गए। तो मैं मजाक कर रहा था कि हम पे भारी पड़ा, पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो सबसे बड़ी रियलाइजेशन ये हुई कोरोना वायरस की वजह से सन 2020 में, कि मैं कितना आभारी हूँ कि हम पे उतना भारी नहीं पड़ा, फिगरेटिवली स्पीकिंग, नॉट लिटरली स्पीकिंग। हम बड़े ही खुश किस्मत थे कि मतलब हमारे सर पे छत भी है, नौकरियाँ भी हैं। तो I was being like, for me the biggest learning from 2020 is just being grateful and gratitude towards like my good luck. And just also I learned कि मतलब मुझे वैल्यू बढ़ गई कई लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशनल्स अपनी जान पे खेल के दूसरे लोगों को बचा रहे हैं। जब शुरू में पता थोड़ा था ये कोरोना वायरस कितना इन्फेक्शस है, फिर भी डॉक्टर तो लगे हुए थे अपनी जंग लड़ने में। सही में। वैसे ही हमने बात की थी एसेंशियल वर्कर्स की भी। तो अ लॉट ऑफ पीपल केम थ्रू। उनमें से एक और कैटेगरी ऑफ पीपल दैट केम थ्रू दैट द होल वर्ल्ड इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर इज़ टीचर्स। मेरे ऑफिस में भी कई पेरेंट्स हैं जिन्हें पिछले 1 साल से घर में ही पेरेंटिंग करनी पड़ती, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनको टीचर्स की वैल्यू समझ में आई कि टीचर्स एक्चुअली कितने वैल्यूबल है, क्योंकि बच्चों को संभालने में परेशान हो गए कई पेरेंट्स। बट अगेन आई डोंट वांट टू जोक अबाउट इट। आई थिंक द रीज़न आई मेंशन टीचर्स इज सन 2020 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, तो एक तरीके से यू हैव बीन माई टीचर। लाइक हमने फर्स्ट एपिसोड में मैंने ना तेरे से बहुत सारे बड़े बड़े सवाल पूछे थे कि ये कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड। टीचर तो बड़ा भारी शब्द बोल दिया तुमने। लेट मी टेल यू व्हाई। तो मैंने तेरे से एक सवाल स्पेसिफिकली पूछा था कि मैं अपनी मम्मी से आया, मेरी मम्मी अपनी मम्मी से आई, मेरी नानी से, वो नानी 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 पर नानी करते 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 कितना पीछे जाता है। तू एकदम पीछे ले गई बिग बैंग तक, 1400 करोड़ साल पहले ले गई। और तूने मुझे पिछले 20 एपिसोड जो हमने करे हैं इस पॉडकास्ट के, करीबन 20-25 घंटे हमने चर्चा की है, तूने पूरी उस एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट आंसर किया कि आप पहले तो कितने पीछे तक जा सकते हो और फिर वहाँ से लेकर आज तक ये कहानी कैसे अनफोल्ड हो रही है। तो द रीज़न आई मेंशन कि मुझे ना एक बहुत अप्रिसिएशन बढ़ गई इसकी, जब से तूने मुझे सारी कहानियाँ बताई हैं, तो मेरा ना चीज़ें देखने का थोड़ा नज़रिया बदल गया।
तो लेट मी टेक अ फ्यू एग्जाम्पल. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल विच इज़ राइट बिहाइंड अस. अब इस आँख को ले लेते हैं. इस नए घर में हम जब से आए हैं, इस घर की मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, बट आई थिंक आवर फेवरेट थिंग इज़ दिस फायर प्लेस. अक्सर हम इस फायर प्लेस के पास बैठ जाते हैं. सर्दियाँ आ गई जनवरी की. थोड़ी सी गर्माश ले लेते हैं इससे. पर मैं ना बैठे बैठे कई बार इस आग को देखने लग जाता हूँ, और उसको देखते देखते ना मैं इसमें खो जाता हूँ, और मुझे इस आग की वैल्यू बहुत बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि तूने एक कहानी बताई मुझे, और मैं थोड़ा संक्षिप्त में उसे रिपीट करना चाहूँगा कि आग क्यों हमारे लिए वैल्यूएबल है. इट हैज़ लिटरली फोर्ज्ड अस ह्यूमंस. तूने मुझे बताया था कि हम आज से लाखों साल पहले जब जंगल में रहते थे, बंदरों की तरह हमारा कोई पूर्वज बंदर की जैसे दिखता था, कोई बंदर जैसा प्राणी होता था, तो अपने मस्त रहते थे. पर किसी के मन में आया कि यार इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आग को कंट्रोल करने के बाद कितनी हमारी चीज़ें बदल गई हैं. लाइक एक तो हम देख सकते हैं जो बड़ी चीज़ है कि हम बाकी दूसरे जानवरों को भगा सकते थे आग से. दूसरे जानवर भाग जाते थे डर के, तो हमने अपना सर्वाइवल इंश्योर कर लिया आग से. एकदम से हमारा पहले शिकार होता था, और वो हमने उस पर कंट्रोल पा लिया कि हम दूसरे जानवरों को डरा पाते थे. मतलब एक लोमड़ी से लेके एक चीता और शेर तक को भी आग से तो सबको डर लगता है, और हमने आग पे विजय पा ली. एक बार आग पे विजय पा ली तो पूरी दुनिया पे विजय पा ली. पर इससे मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ये, तो तूने मुझे बताया कि इससे पहले जब हम खाना खाते थे तो हमको खाना चबाने में घंटों लग जाते थे, पर आग पे कंट्रोल पाने के बाद हमने खाना पकाना शुरू कर दिया. और तूने मुझे समझाया कि खाना पकाना इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू खाना पचाना. क्योंकि जब आप खाने को पकाते हो तो वो एक तरीके से आप डाइजेशन कर रहे हो उसको, पहले ही अपने पेट में डालने से पहले ही उसको थोड़ा सा डाइजेशन कर रहे हो. इससे क्या हुआ? इससे आपकी आंतड़ियों पे जोर कम पड़ रहा है, क्योंकि खाना तो पहले से ही पचा हुआ आ रहा है. तो इसकी वजह से हमारा आंतड़ियों का साइज़ छोटा होने लग गया. क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं थी बड़ी आंतड़ियों की. अब आंतड़ियों का साइज़ छोटा होने लग गया तो हमारे पास एनर्जी तो बची थी, तो भाई हमारा ब्रेन बड़ा होने लग गया. क्यों? क्योंकि ब्रेन काफ़ी एनर्जी लेता था, इसलिए बड़ा हो नहीं पा रहा था. बट क्योंकि आंतड़ियों में ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही थी, तो वो ब्रेन में डाइवर्ट होने लग गई. अब ब्रेन बड़ा होने के तो बहुत ही एडवांटेजेस हैं. हमारी इंटेलिजेंस बढ़ने लग गई. इंटेलिजेंस बढ़ने की वजह से हमारी सर्वाइवल अच्छी हो गई, तो हम नए नए टूल्स वगैरह बना पा रहे थे. पर क्योंकि ब्रेन बड़ा हो रहा था तो दिक्कत भी आ गई. दिक्कत क्या आई? माएँ बच्चों को पैदा कर रही थी, तो जैसे बड़ा ब्रेन हो रहा था तो पैदा करने में दिक्कत हो रही थी. तो कई माँ इस वजह से मर रही थी. अब एवोल्यूशन का खेल ऐसा है कि एक तरकीब लगाई गई. क्या तरकीब लगाई गई? बच्चे थोड़े प्रीमेच्योर पैदा होने लग गए. इसका मतलब माएँ पहले ही बच्चों को, जैसे हमारे जो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है इंसानों में, पहले ज़्यादा थी. हो सकता है 13 महीने होती होगी, 15 महीने होती होगी, 18 महीने होती होगी, पर वो थोड़ी प्रीमेच्योर, जो 9 महीने वो एक्चुअली टेक्निकली प्रीमेच्योर. क्यों? इसको भी हम देख सकते हैं. कई जानवरों में ऐसा पाया गया है कि जैसे कई नेट जियो वगैरह में वीडियोस आते हैं, डिस्कवरी चैनल में, बच्चा पड़प पैदा होता है और चलने लग जाता है यार 15-20 सेकंड में. और हम ऐसे लाचार पैदा होते हैं कि पैदा होने के करीबन 9-10 महीने तक तो हमें माँ बाप को हमारी केयर करनी होती है. हम बिल्कुल लाचार होते हैं. ये हुआ. पर इसकी वजह से भी एक चीज़ हुई. क्या हुई? क्योंकि बच्चे इतने लाचार पैदा हो रहे थे तो माँओं को बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा था 9-10 महीने तक, तो माएँ भी थोड़ी लाचार हो गई. तो इस वजह से हम गुटों में रहने लग गए. हमारा जो सोशल नेचर है इस वजह से आया. अब देख लो 2020 में सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड है सबने यूज़ किया. हमारे लिए क्यों अमेरिका में इतना क्यों फैल रहा है? लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग. अरे मुश्किल होती है यार. हम वी आर सोशल एनिमल्स. Our natural instinct is to be social with each other. That came because of, ये कहानी चल रही है फायर से, अभी खत्म नहीं हुई है. अब ब्रेन बड़े होने लग गए, माओं ने बच्चे पैदा जल्दी करना चालू कर दिया, तो लाचार हो गए. इस वजह से सोशल आ गया. बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई. हम ह्यूमंस में एक चीज़ पाई गई है, क्योंकि बच्चे लाचार पैदा होते हैं और उनको सोशल ग्रुप्स में अपब्रिंगिंग की जाती है, तो उनको किसी भी तरीके से तराशा जा सकता है. हमारा कोई, जैसे बाकी जानवर जैसे पैदा होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है. हम पैदा होते हैं, हम कितने विभिन्न प्रकार के निकल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें सिखाया जाता है.
हमारी लर्निंग होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बड़ा ही संक्षिप्त में कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ इस फायर की आज बात कर रहा हूँ कि इस एक फायर से कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, कितनी सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमारे ब्रेन बड़े होने लग गए, उससे क्या है, हमने बहुत सारे टूल्स के इन्वेंशन कर लिए। जैसे एक तो हमने बात की थी किस चीज़ की, अशूलियन एक्स, ऐसे ऐसे टूल्स आ गए जिसने हमें शिकार में मदद की, जैसे तीर कमान निकाला हमने, स्टोन टूल्स निकाले। बट डू यू नो व्हाट आई हैव considered to be our greatest invention, the tool which is our greatest invention? Can I guess? Okay, take one guess. Language. I think मनुष्य जाति का सबसे इम्पैक्टफुल आविष्कार है लैंग्वेज। हमारा ब्रेन बड़े होने लग गए, इसकी वजह से हमने लैंग्वेज का आविष्कार किया, जो क्या है एक तरीके से अभी वो आज तक हम यूज़ कर रहे हैं। हम अपने उन ऑर्गन से जो कि प्रकृति ने बनाया था कई और चीज़ों के लिए, हमारा जो दांत हैं, जीभ हैं, होंठ हैं, खाना खाने के लिए और किन चीज़ों के लिए, उनका एक ऐसा उपयोग करके अलग अलग आवाज़ें निकाल के उनसे हम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बाकी बंदरों में भी पाया गया है कि वो एक दूसरे से कई बार कम्युनिकेट कर लेते हैं। एक तरह की आवाज़ करेंगे तो इसका मतलब शेर, या दूसरी तरह की आवाज़ करेंगे तो सांप। सिंपल चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम भाषा के थ्रू बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या कि देख भाई, उस नदी के पास शेर है, अगर तेरे को नदी पार करनी है तो मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ। मतलब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम भाषा का उपयोग करके कर सकते हैं। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट फंडामेंटली व्हाट वी वर एबल टू डू इज वी वर एबल टू कम्युनिकेट अबाउट थिंग्स विच आर नॉट हियर एंड नाउ। मतलब जो चीज़ प्रत्यक्ष में नहीं है, हम उस चीज़ के बारे में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। इसकी वजह से कितना कुछ हो पाया, सही में बहुत कुछ हो पाया। बट अगेन आई विल नॉट गेट इनटू ये सब कहानी आँख से चल रही है, खत्म नहीं हुई है। इसकी वजह से बहुत कुछ हो पाया, बट एक जो फंडामेंटल चीज़ वो हो पाई कि क्या हमारे, तूने एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि एवोल्यूशन का खेल ऐसा है कि ये है ना, म्यूटेशन जीन्स लेवल पे होती है, पर हमने भाषा के थ्रू एक अलग ही चीज़ पैदा कर ली। क्या? मीम्स क्या है? हम एक दूसरे को, जैसे अब हम आग का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो हमारे पूर्वजों को ले लेते हैं, हज़ारों साल पहले आग पे कंट्रोल करना सीख लिया कि भाई आग ऐसे जलाई जाती है, ऐसे बुझाई जाती है, और उसको ऐसे कंट्रोल करके हम यहाँ पे, वो क्या बोलती है, तो कौन सी फार्मिंग होती है, वो फायर स्टिक फार्मिंग कर सकते हैं, जानवरों को ऐसे दूर कर सकते हैं, ऐसे खाना पका सकते हैं। ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी आप नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हो लैंग्वेज के थ्रू। कोई और जानवर नहीं कर सकता है। तो इस लैंग्वेज की वजह से हमने एक अलग ही तरह की सर्वाइवल स्किल निकाल ली। हमने अपने एवोल्यूशन में एक अलग ही तरकीब निकाल ली। क्या? हम जनरेशन दर जनरेशन नॉलेज अक्यूमुलेट भी कर सकते थे और एक दूसरे को पास ऑन कर सकते थे। आज की तारीख में हम इतना कुछ इसलिए कर सकते हैं, हमारे पूर्वजों ने इतनी सारी नॉलेज अक्यूमुलेट की हुई है, तो पहले लैंग्वेज के थ्रू होती थी। ये चीज़ कर पाए हम, क्या? लैंग्वेज के थ्रू नॉलेज अक्यूमुलेट करके ट्रांसफर कर पा रहे थे। ये सब आँख की वजह से चल रहा है। तो हम लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे की नॉलेज भी एक्यूमुलेट कर पा रहे थे। बट तूने पिछली बार मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, हमने एक और चीज़ इस पे आविष्कार करी। वो क्या थी? मिथ्स। तो मैं मन में सोच रहा था इसको मैं कैसे लूँगा। अगर हमने लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना चालू किया उन चीज़ों को जो प्रत्यक्ष में नहीं है, तो इसी के साथ हमने एक और चीज़ जोड़ ली और उससे बनी मिथ। वो क्या थी? दूसरी चीज़ हमारी कल्पना। हमने लैंग्वेज और हमारी कल्पना, मतलब लैंग्वेज, भाषा, कल्पना, हमारी इमेजिनेशन को जोड़ के बनाई मिथोलॉजी। और उन मिथोलॉजी से हम ऐसी चीज़ें कम्युनिकेट कर पाते थे जो वास्तविकता में ही नहीं है। पर उन मिथोलॉजीज की वजह से हमारे जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें कोऑपरेशन बढ़ गई। और हम पहले जो ट्राइब्स में रहते थे, तूने समझाया शायद 15-20 के, 100-150 के मैक्सिमम डनबार नंबर, हम उस चीज़ को ओवरकम कर पाए और धीरे धीरे सिविलाइजेशन आ पाई। और कैसे तूने समझाया था, सुमेरियल सिविलाइजेशन आई पहले, करते करते आज हम बैठे हैं सिलिकॉन वैली में। और ये सिलिकॉन वैली में हम इसलिए बैठ पा रहे हैं आज क्योंकि हम करोड़ों की जनता एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रही है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि हम सब एक कॉमन मिथ में विश्वास करते हैं। बिल्कुल। तो ये सारा चक्कर शुरू हुआ कहाँ से? इस आँख से। जो हम बैकग्राउंड में लेके बैठे हैं। जो हम बैकग्राउंड में लेके बैठे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था, मेरे मन में
मैंने ना पहले भी आँख को देखता था, पर मैं जब अब आँख को देखता हूँ ना, तो मेरा एक आँख को देखने का नज़रिया बदल गया. उस आँख की जो महत्वता है ना, वो मेरे जीवन में बहुत बढ़ गई है. तो विच इज़ व्हाट आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर लाइक दिस प्रोजेक्ट. तो ये एक चीज़ मेरे बहुत बदली है. बट इन एनी केस, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट एट हैंड, पिछली बार हमने बात की थी द पावर ऑफ मिथ की, कि कैसे इन मिथोलॉजीज़ की वजह से हम लार्ज स्केल पे कोऑपरेट कर पा रहे थे. हमने वास्तविकता के ऊपर अपनी कल्पना से जोड़ के एक इमेजिन्ड ऑर्डर बना लिया. तो मेरे मन में सवाल ये आ रहा था कि क्या उस टाइम की मिथोलॉजीज थी जिसकी वजह से हम उस टाइम के चैलेंजेस को ओवरकम कर पा रहे थे. जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में हम जो मिथोलॉजीज में विश्वास करते हैं उसकी वजह से हम लार्ज स्केल कोऑपरेशन कर पा रहे हैं. इतने बड़े कोरोना वायरस की वजह से हमने एक वैक्सीन भी बना ली साल भर में. दिस इज बीन इन रिकॉर्ड टाइम. एक साल में, इससे पहले कभी वैक्सीन नहीं आई. 5-10 साल लग जाते थे. आज से इससे पहले कई वैक्सीनों को तो 30-30 साल लग जाते थे. करेक्ट. तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम के जो मनुष्य थे, उनको किन तरह की चैलेंजेस आती थी और फिर वो क्या मिथोलॉजीज यूज करते थे जिनकी वजह से वो ओवरकम कर रहा है. तो मैं आई वुड लव टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज दिस पावर ऑफ मिथ, लाइक हाउ पावरफुल डू द मिथ्स गेट एंड व्हाट आर सम ऑफ द मोर पावरफुल मिथ्स फ्रॉम दोस टाइम्स. बहुत ही अच्छा तुमने एक तो आई थिंक बड़ा अच्छा समरी दे दिया. आई थिंक ये माइंडसेट के साथ अगर हम देखें तो कितना अद्भुत चीज़ है कि हमने कितना कुछ अचीव कर लिया. मतलब ये कहानी अपने आप में अद्भुत है हमारी. सीम्स लाइक अनदर मिथोलॉजी बट इट इज फैक्चुअली ट्रू. करेक्ट. तो देखो मिथोलॉजीज ने, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कैसे मिथोलॉजीज हमें सच के साथ रखती हैं. जैसे अभी हम इतनी तुमने कहानी बताई, ये एक तरह से सच है कि हाँ हम एप्स थे, एप्स ने फिर फायर पे कंट्रोल किया, उसके बाद ये हुआ, साइंटिस्ट ने रिसर्च कर करके और एविडेंस पाए हैं. तो ये एक तरह से सच है. तो साइंस किसी तरीके से एक तरह समझ लो आज की मिथोलॉजी है जो हमें सच के साथ रखती है. तो कुछ इसी तरीके से समझ लो कि लास्ट जो उस 5000 साल पहले जो मनुष्य थे, तब तो साइंस नहीं थी. उनके पास क्या तरीका था कि वो सच के साथ रहें. और हमने सच की बात की थी कि सच एक है इमेजिन्ड रियलिटी टेबल और एक है एक्चुअल रियलिटी, लकड़ी. हाँ, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी जो तूने लास्ट टाइम बताया था कि कई ऐसी मिथोलॉजीज होती हैं जो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताती है जो कि बातों में नहीं कर सकते, जो एकदम अल्टीमेट जो सच होता है. जैसे सबसे एक हमने एक फनी तरीके से एक छोटी सी मिथोलॉजी की बात की थी कि एक मछली दूसरी मछली को बोलती है आज पानी बड़ा गर्म है. तो दूसरी मछली बोलती है पानी क्या होता है. तो ये छोटी सी मिथोलॉजी है बट ये एक सच के बारे में बताती है. सच के बारे में कि सच तो यही है कि हाँ हम मांस के बने हुए एक प्राणी हैं जैसे और जानवर हैं इस धरती पे. हम क्योंकि हम बोलने लग गए हैं, हम इतनी सारी चीज़ें करने लग गए, तो हमें लगता है हम अलग हैं. बट और उस सच्चाई से दूर हो जाते हैं. तो कुछ कहीं ना कहीं मिथोलॉजीज हमें उस सच के साथ रखने की कोशिश करती है. और सच ये भी है क्योंकि हम मॉर्टल्स हैं, हम ह्यूमन हर एक जानवर की तरह ही हैं कि जानवर पैदा होता है, जानवर को बीमारियां लगती हैं तो वो मर भी जाता है. तो हम भी उसी तरीके से हैं कि हम भी पैदा होते हैं, हमारी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आती हैं. हाँ, कि हमारा बच्चे होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, यूथ में आते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं, फिर हम ओल्ड एज में आते हैं, फिर मर जाते हैं. तो ये कॉमन है अक्रॉस कल्चर्स. ये और हम पाते हैं कि ये सारी मिथोलॉजी में ये सब चीज़ें कॉमन पाई गई हैं कि ये मिथोलॉजीज इन चीज़ों के बारे में बात करती हैं जो ह्यूमैनिटी में सेम है, सब मनुष्यों को झेलनी पड़ती हैं. और ये मिथोलॉजीज कुछ तरीके से हमें उसका सोल्यूशन देती हैं कि चलो जब आप बचपन में थोड़े बड़े हुए, जो आपकी एज हुई शादी की, तो एक हमने एक मैरिज की मिथोलॉजी बना दी फॉर एग्जांपल कि हाँ चलो मनुष्य लोग मैरिज कर लेंगे तो फिर आगे हम अपनी स्पीशीज़ को प्रोपेगेट कर सकते हैं बच्चे. और ये क्या है, मिथोलॉजीज हर स्टेज पे ह्यूमंस को एक तरह से साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन का काम करती हैं कि कैसे हम दूसरे जानवरों से अलग कैसे हैं, हम साइकोलॉजिकल बीइंग्स हैं. और ये मिथोलॉजीज हमें हमारी साइकोलॉजी को स्टेज के हिसाब से उस माइंडसेट में एक तरह से लाने की कोशिश करती है मिथोलॉजीज. तो हमें ताकि
ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। समझ लो अभी आज जब हमने रिचुअल्स की बात की, तो रिचुअल्स क्या है? एक तरह से वो एक तरह से रेपिटेशन है, एक तरह की एक्टिविटी है जो हम रिपीट करते हैं। कोई जानवर रिचुअल नहीं करता कि कोई गिलहरी है कहीं पेड़ पे चढ़ने से पहले कोई रिचुअल नहीं करती कि 2 मंत्र बोल के फिर पेड़ पे चढ़ेगी और नट्स खाएगी। ऐसा नहीं हो रहा है। या फिर कोई एक बंदर दूसरे बंदर को एक तरह का ट्रेडिंग, क्या है? ट्रेडिंग भी एक तरह की एक्टिविटी है जो हमने ही ईजाद किया है। ये सब क्या है? ये इमेजिन चीज़ें हैं, बट ये एक्चुअल में हमें इम्पैक्ट करती हैं। कैसे? हम, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल बीइंग्स हैं, हमारे माइंड सेट को उस सिचुएशन में तैयार करती हैं, उस सिचुएशन के लिए तैयार करती हैं। समझा मैं। तो मिथोलॉजी इज बड़ी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा अच्छा बताया तूने। हमें उन सिचुएशंस के लिए तैयार करती हैं। जैसे कोई लड़की पैदा हुई, अब उसके लिए तो पहली बार ही होगा प्रेगनेंसी, बच्चे का नहीं है वो, पर जो विद्वान लोग हैं उन्होंने तो देख रखा है कि ये जो हज़ारों सालों से यही चल रखा है। तो जी ऐसी मिथोलॉजी बना ली ताकि जब ये इसके बच्चा हो तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने ये थोड़े रिचुअल, रीति रिवाज बना दिए, मिथोलॉजी बना लिए, ताकि हमें पता है कि उसे प्रिपेयर कैसे किया जाए साइकोलॉजिकली। और हम प्रिपेयर हो भी जाते हैं। हम ये भी देखते आ रहे हैं कि और एक क्रॉस कल्चरल है। जैसे हमारे गोद भराई होती है, वैसे यहाँ पे बेबी शावर होता है। क्रॉस कल्चरल है कि हाँ सही बात है। प्रेगनेंसी तो होती है सारे कल्चर में, और ये भी चाहिए हमें पता लगा कि साइकोलॉजिकली, पर हमारी अलग अलग बस नाम है, बस नाम अलग अलग है। और ये इसलिए हर जगह सेम भी पाई जाती है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कैसे जोसेफ कैम्पबेल थे, जो उन्होंने जब कंपैरेटिव मिथोलॉजी पढ़ी, मतलब उन्होंने सब कल्चर्स की मिथोलॉजी जानी, तो उन्होंने पाया कि हाँ भाई सब में ये चीज़ तो कॉमन है। मिथोलॉजी में कई चीज़ें पाई जाती हैं जो कॉमन है। वो कॉमन इसीलिए ही है क्योंकि ह्यूमंस तो सेम ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो ऐसी क्या मिथोलॉजीज थी पहले? क्योंकि बहुत अलग अलग ट्राइब्स होते थे जो कि सारे ट्राइब्स में कॉमन थी मिथोलॉजी। मतलब ऐसी कोई मिथोलॉजीज हैं जो, तो एक्चुअली मैं उधर से ही उठाना चाहती हूँ एक ऐसी मिथोलॉजी। अब मैं जोसेफ कैम्पबेल का नाम ले लिया तो मैं उन्हीं के थ्रू बताती हूँ। तो उन्होंने एक ऐसा मेटा मिथोलॉजी की बात की जिसको बोलते हैं मोनोमिथ। मोनोमिथ मतलब जो एक ऐसी मिथोलॉजी, और सबसे पावरफुल वो बोलते हैं मिथोलॉजी जो सब कल्चर्स में पाई जाती है। उसका मैं थोड़ा सा आज मैं बताना चाहूँगी उसके बारे में। पर उधर में जाने से पहले मैं थोड़ा सा उसका और बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है, कि मोनोमिथ क्यों उन्हें बोला कितना पावरफुल है और हर जगह पाया क्यों जा रहा है, ये मतलब हर जगह सेम क्यों है। तो अब देखो सोसाइटीज़ के अंदर ये सब जो चीज़ें हैं, हमारे बर्थ का इवेंट, या फिर हमारे शादी का इवेंट हो गया, या फिर हमारे बुढ़ापे का एक इवेंट हो गया, मतलब हम ये क्या है, ये हम एक स्टेजेस हैं लाइफ की जो सब जी रहे हैं। हमारी मिथोलॉजी अवस्था बोलते हैं ना, अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो इन अवस्थाओं के लिए हमें प्रिपेयर करने के लिए मिथोलॉजीज काम आती हैं। समझा मैं। तो सब लगे हैं मिथोलॉजीज को फॉलो करते हैं, तो सही से रहते भी हैं, मतलब क्योंकि वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो सकते हैं। पर जब हम सोसाइटीज़ में इकट्ठे रहते हैं, और हम सिविलाइजेशन की हमने बात की थी, कैसे हम एक साथ इतने सारे मनुष्य रहने लगे, हजारों लोग, मतलब पहली वाली सिविलाइजेशन में पहली बार 1000 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, 10,000 लोग एक साथ रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मिथोलॉजीज को ही फॉलो करके हम सभी तरह के सोल्यूशंस का उपाय, मतलब हम सभी तरह की सिचुएशंस के अंदर सोल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। मतलब अगर समझ लो कोई ऐसी कलामिटी आ गई, जैसे कोरोना वायरस महामारी आ गई, तो क्या करेंगे? मिथोलॉजीज में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि महामारी आए तो क्या करो, या फिर फैमिन आए, मतलब कि खेती, क्योंकि ये तो एग्रेरियन सोसाइटीज़ हैं, पहले तो बहुत होती थी, और एग्रीकल्चर के अंदर आप बारिश पे डिपेंडेंट हो या किसी और तरह के नेचुरल अकाल पड़ गया तो क्या करोगे? तो या फिर सोसाइटी के अंदर कोई एक ऐसा ग्रुप आ गया जो एक दूसरे ग्रुप के एंटी हो गया, तो वो एक दूसरे में लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो मिथोलॉजीज ऐसे एकदम पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर घुस के आपको सोल्यूशन नहीं देती। ये तो बड़े मेटा लेवल पे कि हाँ हम जीते हैं पूरी लाइफ में, जो प्रेडिक्टेबल है कि भाई हर मनुष्य के साथ होती है, कॉमन है, उनके लिए बना दी मिथोलॉजी। उनको एक तरह से ऑटोमेट कर दिया इन मिथोलॉजीज। तो फिर ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है कि अब ऐसी सिचुएशंस आ गई जो उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं कर रखी हूँ, तो फिर क्या करें? सोसाइटी को थ्रेट करती है, तो क्या करें? तो इस टाइम के लिए एक ऐसी मिथोलॉजी, मोनोमिथ को जो बोलते हैं, उसको बेसिकली बनाया गया ताकि मनुष्य उसको पढ़े, अपने ऊपर लागू करे और कुछ सोल्यूशन निकाले। और वो मोनोमिथ क्या है? वो मोनोमिथ एक ऐसा मिथ है या फिर एक मिथोलॉजी है जिसके द्वारा मनुष्य ही सॉल्यूशंस निकाल सकता है ऐसी सिचुएशन में जब एकदम से कोई कलामिटी आ जाए या महामारी आ जाए। मतलब सिविलाइजेशन
और इतने सारे लोगों को इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी इन गुटों में, तो सोल्यूशन भी इन गुटों से ही निकल के आने वाले हैं। और सबसे पावरफुल जो मिथ है वो ऐसा ही एक हमें सोल्यूशन देता है कि इन गुटों के अंदर कोई ना कोई मनुष्य ही कोई ऐसा व्यवहार रखता हो जिसकी वजह से वो जो भी वो सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसका अंदर सोल्यूशन निकाल सके। तो हम हीरो की बात करेंगे आज की, कैसे इन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा एक मनुष्य जो ऐसी सिचुएशन में, जब एकदम महामारी आ गई है, जब किसी के पास कोई उपाय नहीं है कि करें क्या, तो ऐसा मनुष्य जो एक्चुअल में जाके सोल्यूशन निकाले, उसको हम आज के डेट में हीरो बोलते हैं। तो हम उस हीरो मिथ के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे हीरो मिथ, हाँ, कि ये भी कहीं ना कहीं तो आया ही होगा हमारी सोचो। अच्छा, मैं समझा। तो ये मिथ ऐसी मिथ है कि भैया जब ऐसी आपदा पड़ जाए सोसाइटी पे जिसका कोई समाधान नहीं है, ऐसी समस्या आ जाए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए कॉमन मिथ है कि हीरो मिथ, कि हीरो को पैदा कैसे किया जाए उस आपदा से बाहर, दुनिया को, और उस हीरो को पैदा कैसे किया जाए। ऐसी मिथोलॉजी, मतलब ऐसे मिथ को डेवलप किया गया कि अगर तुम उस मिथ को सुन लोगे तो शायद तुम एज अ मनुष्य इंस्पायर हो जाओगे, तो क्या पता तुम ही हीरो बन जाओ। तो हर सोसाइटी के अंदर हीरोज क्रिएट करने के लिए एक मेटा मिथ क्रिएट किया गया जिसको मोनोमिथ बोलते हैं, जोसेफ कैम्बल। अच्छा। और हम देखते हैं कि हर सोसाइटी में ऐसा एक मिथ है कि वहाँ के हीरो के लिए एक मिथ है। ग्रीक में देखते हैं एक हीरो है तो उसकी एक मिथोलॉजी है, अपने हिंदू में चले जाओ तो हमारे भी एक हीरो के ऊपर मिथोलॉजी है। अरे अभी भी बन रही है अभी देख लो। तो ये हम देखते हैं कि ऐसा मिथ है जो कि हर सोसाइटी में हीरोज बनाता है। और सोचो, मुझे हमारी मजा है सुन के। तो क्या थी मतलब ये मिथोलॉजी? हाँ मैं बताती हूँ। तो हीरो देखो, हमारी सोसाइटी में सब मनुष्य बराबर हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सब अपने अपने क्षमताएं लेके आते हैं कि ठीक है आपकी कोई कैपेसिटी, आप कैपेबिलिटी है, मेरी कोई कैपेबिलिटी है। बट जब एकदम से आपदा आ जाए तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे गुण हैं, हम देखते हैं मनुष्य में होने ज़रूरी हैं ताकि वो कोई भी आपदा के अंदर सोल्यूशन निकाल सकें। तो हमने जैसे हम वैसे भी सुनते हैं कि कई गुण, जैसे ब्रेवरी फॉर एग्जांपल, एक हम बोलते हैं कि गुण होना बड़ा रेयर है, और जिसमें होता है वो कोई भी काम कर सकता है। ब्रेव है तो हिम्मत का काम कर सकता है। ऐसी करेज, या फिर ऐसी ऑल्ट्रिज्म मतलब कि हाँ दूसरों की मदद करना, ये सारे गुण हैं। सेवा भाव, ये सारे गुण हैं जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग वाइज लोग होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हाँ ये गुण ऐसे हैं जो मनुष्य में सब में नहीं होते, पर जिन जिन में होते हैं वही मनुष्य हमारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज या इन वर्चूज, हम वर्चूज क्यों बोलते हैं? वर्चूज मतलब वो हैं जो सबसे हाईएस्ट ह्यूमंस के कैपेसिटी पॉसिबल है, जिनको हम मानते हैं। जैसे ब्रेवरी एक बहुत बड़ा गुण है जो हम मानते हैं कि हाँ सब में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। जैसे सोल्जर्स जब वो वॉर पे जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई कितने ब्रेव हैं, हर बंदा सोल्जर नहीं बन सकता। ये अभी मैंने शुरू में बात की कोरोना वायरस के टाइम डॉक्टर नर्सेज अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचा रहे हैं, मास्क लगा के इनमें तो दोनों ही गुण, सेवा भाव भी है और हिम्मत भी है, करेज भी है, क्योंकि खुद की जान पे खेल के कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? सेवा भाव के लिए कर रहे हैं। सेवा भाव के लिए कर रहे हैं। कुछ उनको नहीं मिल रहा है आज, उनके कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही कि हाँ जी इसने किया। सेल्फलेस ब्रेवरी और सेवा भाव, तो ये देखो एक ऐसे गुण है जो हम हर सिचुएशन में देखते हैं कि वही हीरो निकल के आता है जिसके अंदर ये ऐसे गुण पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे हमने उरुक या सुमेर की बात की थी, सिविलाइजेशन। कितने हजार साल पुरानी बात हुई है? 5000 साल 5,000 साल पुराना, मतलब 5 या 6,000 साल पहले। हम देखते हैं कि उस सोसाइटी के अंदर एक ऐसा पहली बार हीरो मिथ पाया गया, उस सोसाइटी के अंदर आया था, जिसको आज की डेट में जो स्कॉलर लोग हैं वो हीरोज जर्नी बोलते हैं। और उस मिथोलॉजी, उस मिथ का नाम है एपिक ऑफ गिलगमेश। एपिक ऑफ गिलगमेश एक क्या नाम है यार? गिलगमेश एक राजा था, मतलब ऐसा हम जानते हैं अभी कि एक ऐसा राजा था जिसने एक ऐसी जर्नी ली जिसके थ्रू उसने ये गुण अपने अंदर
उत्पन्न किए या पैदा किए, ब्रेवरी का, या फिर ये जो हम बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो अल्टीमेटली उस जर्नी के थ्रू अल्टीमेटली वो हीरो निकल कर तो क्या थी गिलगमेश की कहानी? हाँ, तो मैं बताती हूँ। तो देखो, गिलगमेश की कहानी मोटी मोटी तो ये है कि एक राजा था जो बड़ा शक्तिशाली था, और वो अपने पूरी क्या बोलते हैं उसकी प्रजा की देखभाल करता था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसके साथ वो लग के वॉर पे जाता था। वही नॉर्मल, मतलब जैसे हम चलते फिरते अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना एज अ राजा काम कर रहा था। ठीक है। एक दिन उसका जो दोस्त है, ये जो उसका बहुत जिगरी दोस्त था, उसकी हो गई डेथ। तो वो एकदम से क्या बोलते हैं, परेशान हो गया। एकदम से उसको कहते हैं ना सफरिंग आई फर्स्ट टाइम, क्योंकि राजा था, उसको कभी दुख मिला ही नहीं। पहली बार उसको दुख दिखा कि हाँ उसका इतना अच्छा दोस्त था मर गया। तो उसने बोला कि अरे ये मर गया, मतलब मैं तो सोचा था मैं इतना शक्तिशाली हूँ और मौत तो मेरे आसपास ही नहीं आ सकती, कि मेरे दोस्त की मौत आ गई तो इसका मतलब मेरी भी मौत आएगी ऐसे ही। अब राजा था तो उसको कभी दुख दिखा नहीं। फर्स्ट टाइम जब दुख आया तो उसको ये क्वेश्चन भी आया कि मौत मुझे भी आएगी क्या? अगर आएगी तो इसका कोई उपाय है क्या मैं इमॉर्टल हो सकता हूँ? क्या मैं कभी नहीं मरूं? ऐसा हो सकता है, अमर हो सकता हूँ? तो वो इस खोज में निकला। किसकी खोज में? मतलब कि क्या मैं अमर रह सकता हूँ? तो उसने एक जर्नी ली जिसके अंदर उसने खूब एडवेंचर किए, राक्षसों को मारा, बट वो उसका अल्टीमेट एम यही था कि क्या मैं अमर हो सकता हूँ, इसका उपाय मुझे तो इमॉर्टैलिटी की खोज में निकल गया वो। इमॉर्टैलिटी को खोज में निकला वो। तो उस खोज में उसने बहुत कारनामे किए, और उन कारनामों के थ्रू उसने ये सारे गुण अपने अंदर उत्पन्न किए, ब्रेवरी का, करेज का, या फिर ऑल्ट्रिज्म का। उस कहानी के अंदर एक्चुअली बीच में एक ऐसे उसका स्टोरी है कि वो एक आदमी से मिलता है जिसने इमॉर्टैलिटी प्राप्त कर ली थी। अच्छा। उस आदमी का नाम है उत्तमपिष्टम, आई थिंक, नहीं ऐसे कुछ नाम है। तो जी भी घूम जाएगी क्या? उत्तम पिष्टम। हाँ, ऐसे कुछ नाम है। तो 5000 साल पहले ऐसे नाम होते होंगे, गिलगमेश, उत्तम पिष्टम। वो आदमी उसको बताता है कि मेरे को इमॉर्टैलिटी मिली है। तो वो पूछता है गिलगमेश की, अरे तुम्हें कैसे इमॉर्टैलिटी मिली है? देखने में तो तुम मेरे जैसे इंसान लगते हो। तो बताता है कि कैसे कुछ बहुत साल पहले उसको भगवान ने आके बोला था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस दुनिया को बचाने के लिए तू एक नाव बना जिसके अंदर तू सारे जानवरों को लेके जा, और उस नाव के साथ। अरे ये स्टोरी तो हम सुन चुके हैं पहले। हाँ, ये स्टोरी हम सुन चुके हैं। तो ये स्टोरी नोआज आर्क, या नूह की कहानी या मनु की कहानी, ये फर्स्ट टाइम गिलगमेश की स्टोरी के अंदर पाई जाती है। तो उधर से सोचो, ये जो कहानी है इमॉर्टैलिटी की, ये कितने रिलीजन्स में, कितनी लैंग्वेजेस में रिपीट की गई है कि कैसे इमॉर्टैलिटी पाई गई। कैसे? जब आपने दूसरों को ही बचाया, मतलब जो आपके आसपास जानवर थे उनको भी आपने जान बचाई। तो वो उत्तमपिष्टम जो है वो गिलगमेश को बताता है कि देखो मुझे तो ऐसे इमॉर्टैलिटी मिली है। तो स्टोरी का सार ये है कि गिलगमेश को पता चलता है कि देखो डेथ का तो उपाय बस यही है कि तुम्हें भी कुछ ऐसे ही काम करना पड़ेगा जिसके अंदर तुम्हें भी दूसरों की जान बचाए, तुम भी दूसरों की जान बचाओ, जिसके थ्रू तुम्हारी भी कहानी फिर आगे ऐसे रिपीट की जाएगी, जिसके थ्रू तुम इमॉर्टल हो जाओगे। तो ऐसा बन गया फिर गिलगमेश। हाँ, तो हीरो बन गया, तो पहला हीरो था। तो उसको जो एक मेन एक क्या बोलते हैं लर्निंग है कि हीरो का मेन काम क्या है, कि आप हीरो तभी बन सकते हो जब आप एक सेल्फलेस तरीके से सोसाइटी को कुछ वापस दे सको, ताकि सोसाइटी आपके इन कारनामों के बारे में, आप चाहे मर भी जाओ, आगे अपनी जनरेशन को बताती रहेगी। जिस तरीके से आज हम उस कहानी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो गिलगमेश तो जिंदा ही है, समझ लो 5000 साल बाद भी आज भी हम एपिक ऑफ गिलगमेश के बारे में जिक्र करते हैं। और उस एपिक के अंदर भी स्पेशली वो जो ग्रेट फ्लड वाली कहानी है, वो तो पता नहीं कितने ही रिलीजन्स और कितने कल्चर्स में बार बार दोहराई जाती है। और दूसरी लर्निंग अब तुम ये भी ले सकते हो उससे कि एक हीरो का काम ये भी है कि सिर्फ वो खुद के लिए कुछ नहीं करता, वो एक्चुअली समाज के लिए या दूसरों के लिए कुछ करता है। तो इसका मेन सार ये निकल के आया। तो हीरो
अपने आप में हीरो की जर्नी जो है इसके अंदर ये निकल के आता है कि आप बहुत सारे ये गुण हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि हमारे ह्यूमन पोटेंशियल के, हमारे मतलब देखो एक हम ह्यूमन बीइंग है, हम एक तरह से व्यवहार रखते हैं अपना, हम अपने माता पिता के प्रति एक व्यवहार रखते हैं, अपने दोस्तों के प्रति एक व्यवहार रखते हैं, हम अपने समाज के प्रति क्या व्यवहार रखते हैं, या फिर जब हमें कोई भी नहीं देख रहा हो तो हमारा क्या व्यवहार है, क्या हम कोई भी नहीं देख रहा तो क्या हम चोरी नहीं कर रहे, या फिर हम चोरी कर रहे हैं, या फिर हम डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं या फिर नहीं रहते, मतलब हमारा क्या व्यवहार है वही हमारी ज़िंदगी को डिक्टेट करता है। तो इस जर्नी के थ्रू एक तरह से ये लर्निंग दी गई कि तुम भी ऐसे बन सकते हो, तुम्हें भी एक ऐसा एडवेंचर लेना पड़ेगा, तुम्हें भी ऐसे अपने अंदर एक गुण उत्पन्न करने पड़ेंगे, तभी तुम भी हीरो कहलाना चाहोगे। तो कहना चाह रही है कि आज से 5000 साल पहले जो वो सिविलाइजेशन थी, जो भी उरुकी सुमेरियन सिविलाइजेशन, वहाँ पे ऐसी मिथोलॉजी फेमस थी जैसे गिलगमेश के बारे में। तो जो लोग मिथ्स जिनको पढ़ाई जाती थी या सुनाई जाती थी, ऐसी सुनाई जाती थी हीरोज के बारे में कि तुम भी बन सकते हो अगर तुम ऐसा कोई एडवेंचर लो और अपने अंदर ये से, तो जिन्हें ये मिथ बताई जा रही थी वो ये सुन के बोलते थे अरे यार मैं भी गिलगमेश की तरह बनना चाहता हूँ, तो मुझे भी वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। तभी इसका नाम हीरो बोला गया है, क्योंकि हीरो कौन होता है, अभी भी देख लो, हीरो कौन होता है जो हमें इंस्पायर करता है वैसे ही काम करने के लिए जो वो हीरो काम कर रहा है। तो हीरो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज डॉक्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं, दुनिया को क्वाइट लिटरली बचा रहे हैं, तो वो आज के हीरोज ही हैं, यूँ समझो। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो सोसाइटी पता नहीं कहाँ जाती। नहीं ये तो मतलब एक्चुअल हीरोज हैं, बट मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे आजकल की भी मिथोलॉजी ले लो, तो हीरोज के बारे में ही है। अब देखा जाए तो पहली बार आजकल की जो मिथोलॉजीज हैं उनका जो सबसे प्रोमिनेंट फॉर्म है वो है पिक्चर एंड मूवीज। लाइक सिनेमा इज टुडेज फॉर्म ऑफ मिथोलॉजी। लाइक और उनमें हीरो की कहानी कैसे होती है, सो मच मनी बिहाइंड मेकिंग मूवीज। उसमें भी जो सबसे फेमस टाइप की मिथोलॉजी या मूवीज है वो कौन सी हैं? सुपर हीरो। सुपर हीरो भी तो हीरो हुआ ना। तो जैसे स्पाइडरमैन की कहानी ले लो, सुपरमैन की कहानी ले लो, बैटमैन की कहानी ले लो, इन सब की कहानियों में भी ऐसे एक जर्नी सी होती है, मतलब इनकी, और वो जर्नी का भी एक स्ट्रक्चर है। तो जोसेफ कैम्बल हैं वो इन्होंने हीरोज जर्नी नाम इसको इसलिए दिया क्योंकि इस जर्नी के अंदर बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मेट है। जैसे गिलगमेश की कहानी में देख लो, वो राजा था, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपना राजा रहता, राजा की तरह मर जाता। बट नहीं, उसने अपने जो सिक्योर माहौल था, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को छोड़ के उसने एक एडवेंचर लिया। तो हम देखते हैं कि इस जर्नी के अंदर जो भी ये हीरो बनेगा अल्टीमेटली, ये आदमी, ये पर्सन अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को छोड़ के एक एडवेंचर लेता है। तो पहला स्टेज हुआ उसके एडवेंचर लेने का। बैटमैन बिगिंस की वो जो मतलब मेरी है ना, वन ऑफ माय फेवरेट सुपर हीरो मूवी फ्रेंचाइजेस ऑफ ऑल टाइम इज द क्रिस्टोफर नोलन बैटमैन ट्रिलॉजी। वो जो 3 पिक्चरें बनाई है ना बैटमैन की, मैं कितनी बार देखता हूँ दोहरा के। तो उसकी जो पहली पिक्चर है बैटमैन बिगिंस, उसकी कहानी तो ऐसे गिलगमेश जैसी लग रही है। वो मतलब वो गौथम का सबसे अमीर ना, उसके माँ बाप मर जाते हैं, परेशान हो जाता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो चोरों चक्कों के साथ, मतलब फिर हिमालय पर्वत चढ़ने, और फिर ब्रेवरी दिखानी पड़ती है। क्वालिटीज डेवलप करता है अंदर, किस चीज़ की, मतलब उसके अंदर दिखाता है कि फिजिकल फाइटिंग की क्वालिटी भी डेवलप करता है वो। तो क्वालिटी बहुत तरह की हो सकती है। ये तो मैं बड़े एक मेटा क्वालिटीज़ बता रही थी जो अब आज की सोसाइटी में हम जानते हैं कि होनी बहुत ज़रूरी है। सोचो एक हंटर गैदर की सोसाइटी में जैसे हो सकता है फिजिकल, एक कहते हैं ना फिजिकल स्ट्रेंथ होना शायद बहुत ज़रूरी होता होगा, आज की शायद तारीख में नहीं है, बट ब्रेवरी, करेज, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो चाहे तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ हो चाहे ना हो, होनी बड़ी ज़रूरी है। तो तुमने एकदम सही बोला, बैटमैन बिगिंस इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ हीरोज जर्नी। अब सेकेंड स्टेज देखो, गिलगमेश की कहानी में क्या, वो एडवेंचर लेता है, तो एडवेंचर के थ्रू वो कई सारी एक्टिविटी करता है जिसके अंदर वो नई नई क्वालिटीज़ एक्सप्लोर करता है खुद की, जो उसमें पहले नहीं थी। सफरिंग भी होती है उसको दुख भी होता है, बट उसके अंदर अल्टीमेटली क्वालिटीज़ भी डेवलप होती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ, मतलब बैटमैन का भी सार यही है कि जैसे गौथम एक काल्पनिक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बट उस शहर में दिखाया गया है कि क्राइम की वजह से, ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से, या फिर कोई ना कोई नया विलन आ जाता है, हमेशा सोसाइटी को कोई ना कोई थ्रेट रहता है कि भाई ये गौथम बस बर्बाद होने वाला है।
हाँ, और बैटमैन का काम क्या है कि किसी तरह वो सोसाइटी का कोलैप्स बचा ले। तो जैसे तूने बताया कि पहले भी हमेशा खतरा तो रहता ही होगा अर्ली सिविलाइजेशन को, कभी महामारी से, अकाल पड़ गया, भुखमरी से, नहीं तो कोई वो आ गए, क्या बोलते हैं, इन्वेडर्स आ गए कहीं बाहर से, कोई किसी ने वार कर दिया। तो ये सब तरह के खतरे एक तरीके से गौथम ही मान लो, जो पुराने जो 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन होगी गौथम सिटी जैसी होती होगी, और जो पुराना बैटमैन की तरह ही हीरोज में आती होंगी। तो उनमें से एक है गिलगमेश की कहानी, और गिलगमेश की कहानियाँ, और देखो उसमें भी कि ये राजा बताया जाता है, अब पता नहीं राजा था या नहीं था, बोल नहीं सकते, बट आइडियल सोसाइटी में सिनेरियो तो अच्छा तो यही होगा कि उसका राजा ही इतना गुणवान हो कि उसी ने इतनी ब्रेवरी दिखाई हो, और वही एक तरह से हीरो निकल कर आए। मैं समझ रहा हूँ, लाइक एक्चुअली देखा जाए तो हमारी सोसाइटीज में भी हर जगह क्यों ये हीरो की ही मिथ हर पिक्चर में मतलब देखी जाती है, कोई पिक्चर डालो, क्योंकि जो दर्शक है उनको कैसे इंस्पायर करें, तो मतलब, और एक वैसे भी देखा जाए अपने सोसाइटी में, हम सुबह उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, या फिर इन सब की कहानियों में कौन इंटरेस्टेड होगा, जबकि सब यही कर रहे हैं इंटरेस्टेड लोग उसी में ही होंगे जो कुछ नया कर रहा है, जो एक्चुअल में अपने अंदर उन चीज़ों, उन क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकता है जो हमारे ह्यूमन पोटेंशियल को भी, हमारे ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बताती है कि हम क्या नहीं अचीव कर सकते। तो एक तरह से यूँ समझ लो, गिलगमेश की कहानी, गिलगमेश राजा अपने राजा प्रजा को छोड़कर एडवेंचर लेता है, अपने अंदर एक गुण डेवलप करता है थ्रू बहुत सारे मतलब एक्टिविटी करके, बहुत सारे एडवेंचर्स लेके, और अल्टीमेटली अपनी वो जो राजा की उसकी एक इमेज थी उसको एक तरह से शेड कर देता है, मतलब वो एक तरह से नया हीरो की तरह निकल के आता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी अब बदल गई है। ब्रूस वेन ट्रांसफॉर्म्स इनटू बैटमैन, डार्क नाइट, द सेकंड मूवी इज डार्क नाइट। हाँ, लाइक फर्स्ट मूवी में ब्रूस वेन ट्रांसफॉर्म्स इनटू बैटमैन, एंड देन सेकंड मूवी में उसकी जर्नी और कॉम्प्लेक्स होती दिखाई है, लाइक बैटमैन टर्न्स इनटू द डार्क नाइट। और अल्टीमेटली जब उसकी जर्नी खत्म हो जाती है और वो नया एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है, ह्यूमन बीइंग कैसा, जिसके अंदर अभी क्वालिटीज़ हैं, ब्रेवरी की उसके अंदर क्वालिटी, उसके अंदर करेज है, उसके अंदर वो वाइज है, उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं कैसे इमॉर्टल रह सकता हूँ, कैसे मेरे को सेवा करनी पड़ेगी, समाज को कुछ देना पड़ेगा तभी मुझे इमॉर्टैलिटी मिलेगी, कैसे मेरी कहानियों को फिर आगे दोहराया जाएगा ताकि और भी हीरो निकलें। तो जब ये सब कुछ, जब उसके अंदर एक क्वालिटीज़ आ गई तो सोसाइटी में वो वापस आता है ये सब बताने के लिए कि देखो मैंने ऐसे ये मैं सीख कर आया हूँ और अब तुम भी ये कर सकते हो और तुम भी ऐसे आगे करो, ताकि उसकी ये पूरी कहानी को सोसाइटी के अंदर फैलाया जाए, दूसरे लोग लर्न करें और उससे लर्न करके और भी हीरोज क्रिएट हो। तो ये बेसिकली 3 ये स्टेप एक जर्नी देखते हैं हम, जिसको हीरोज जर्नी बोलते हैं। और ये बेसिकली हम चाहे तुम बैटमैन उठा लो, दर एग्जांपल्स आ रहे हैं दिमाग में कि कितने मतलब देखा जाए तो ऐसा ही है। जैसे ऑर्डिनरी इंसान, जैसे स्पाइडरमैन की कहानी क्या है, ऑर्डिनरी 16 साल का लड़का होता है, सब उसको परेशान करते हैं, बुली करते हैं स्कूल में। उसका नाम क्या होता है? पीटर पार्कर। हाँ, थिंक सो। तो एक दिन बस उसको क्या मकड़ी काट जाती है और उसकी फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, उसकी जर्नी उसका एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। उसका एडवेंचर स्टार्ट होता है तो एडवेंचर पहले वो उसको भी दिखाते हैं कि कैसे वो उसको ज़्यादा समझ नहीं होती दुनियादारी से, वो थोड़ा मतलब नॉर्मल इंसान की तरह होता है, जैसे हम सभी हैं, हम सभी होते ही हैं बट हम में से कुछ लोग ही हैं जो ऐसे एडवेंचर लेते हैं। और उस एडवेंचर में भी कहानी है, शक्तिमान की कहानी है, वो भी एक ऐसा सा लूजर सा दिखाते हैं, क्या नाम होता है उसका, मैं भूल गया, वो कुछ रिपोर्टर होता है, मुझे कुछ याद है। इन जनरल मैं इतना समझ गया हूं कि हाँ फॉर्मूला यही है बेसिकली। और सोचो ये फॉर्मूला कब से चला आ रहा है कि 5000 साल पहले पहली कहानी आई थी गिलगामेश की, तो इसलिए उसका नाम एपिक ऑफ गिलगामेश है और तब से ये रिपीट होती जा रही है। तो मैं अब समझा, तो कहना चाह रही है कि ये मतलब जो पूर्वज थे हमारे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने ये समझ में आया कि देखो भाई, ये तो पता करना बड़ा अजीब होगा या बड़ा डिफिकल्ट होगा कि सिचुएशन क्या आपदा आने वाली है। इतना पता है आपदा जरूर आएगी। अगर तुम सोसाइटी में रहोगे तो आपदा आएगी, लार्ज स्केल आपदा आएगी। बिल्कुल। तो ऐसी क्या चीज तरकीब निकालें, ऐसी क्या मिथोलॉजी बनाएं जिससे लोग ये सीख पाए कि जब ऐसी आपदा आ जाए तो करे क्या। तो उन्होंने मिथोलॉजी बनाई, ऐसे क्या गुण अपने में ही पैदा करें
कि सोसाइटी से ही हीरो निकल कर आए और वो हीरो ही सोल्यूशन निकालेगा। अब जैसे बैटमैन के केस में गॉथम सिटी के अंदर कुछ क्राइम होता है तो वो सिचुएशन है, या फिर कोई भी और सुपर हीरो मूवी निकालो। हाँ, मतलब ये है ना, हम एक्चुअली सिर्फ उसमें नहीं ले सकते, हम एक्चुअली एक दूसरी में बताऊं करंट वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज की तारीख में ना बताते हैं कि हमारे लिए क्लाइमेट चेंज ना एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क हो गया। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन। कि है ना टेम्परेचर, मतलब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, तुमने भी थोड़ा सा बताया था कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा हो सकता है आगे जाके कि गर्मी इतनी बढ़ जाए, आइस कैप्स मेल्ट हो जाए, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंजेस ऐसे हो जाए कि मनुष्य जाति ही विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस है आज की तारीख में। इस क्राइसिस से लड़ने के लिए एक हीरो है आज की तारीख का जो दुनिया में, उसका नाम है इलॉन मस्क। उसने एक कंपनी बनाई है टेस्ला, जो आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया पिछले हफ्ते। क्यों? आजकल के हमारे हीरो ऐसे हैं ना, थोड़े अलग तरीके के, बैटमैन की तरह नहीं है, क्योंकि सोसाइटी बदल गई है, सिचुएशन बदल गई है। हमारे पूर्वजों को ये नहीं पता था दिक्कत क्या आएगी, बट ये फॉर्मूला भी लग रहा है। हमारी पूरी सिविलाइजेशन को रिस्क है क्लाइमेट चेंज से, लड़ना नहीं है, तो हमारा हीरो कैसा होगा? वो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा वो ऐसा होगा। अब उसकी द रीजन आई मेंशन हिम इज ही वाज ब्रेव। उसने एक टाइम ऐसा आया था, उसने अपनी सारी संपत्ति एक जुए में लगा दी। जुआ कैसा? इट वाज अ ब्रेव कि मैं SpaceX लॉन्च करूंगा, टेस्ला लॉन्च करूंगा, एंड दिस इज द ओनली वे आई कैन सॉल्व इट। और उसने नहीं पता था उसका रिजल्ट आएगा, हो सकता था वो रास्ते पे आ जाता हो बंदा, बट उसने ब्रेवरी दिखाई, करेज दिखाई, और वो पिछले एज ऑफ जनवरी 2021 इज द रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। और तुम एकदम सही बोले कि ब्रेवरी दिखाया, करेज दिखाया। और ब्रेवरी और करेज को क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने ऐसे टाइम पे ये मुद्दा उठाया जो पूरी दुनिया बोलती कि अरे ये सब बकवास है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, शेल और ये एक्सॉन मोबिल, जिन्होंने दुनिया के राजा थे या राजा हैं एक तरह से। कैसे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो पेट्रोल निकालेंगे, हमारे पास इतनी टेक्निक्स हैं, आप फ्रैकिंग करेंगे, ये करेंगे। इसने कहा एक सेकंड, standing up to so many people and showing the truth. That's again a very important point. कि हम देखते हैं कि हीरो वो है जो करेज और ब्रेवरी दिखाता है सोसाइटी को सच दिखाने के लिए, कि अरे एक सेकंड रुको, सच तो ये है, और कंफ्यूजन क्यों है? हमने ये भी डिस्कस किया था पिछली बार कि सच थोड़ा कड़वा होता है, और you need a lot of bravery to speak the truth, which is why there is a very famous saying in English called speaking truth to power. And that's exactly what Elon Musk has done. The reason I mention Elon Musk is आज की तारीख में who is the one person who inspires the most people? It is Elon Musk. He is so inspirational. मतलब उसकी बातें, मतलब वो actually करके दिखाता है यार चीजें। तो he is the hero of our times. Of our times. मतलब पहले उसने गाड़ी बोला कि नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे, फिर सब हंस रहे थे उस पे, इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन खरीदेगा। उसके साथ में उसने स्पेस प्रोग्राम भी, मतलब स्पेस कंपनी भी स्टार्ट किया है ना, लोगों को समझना चाहिए। सोलर के भी स्टार्ट कर दे। एक पेंसिल लो, उस पेंसिल को जोर से जमीन पे फेंको और वो सीधी लैंड करनी चाहिए। उसने बेसिकली ये काम किया है SpaceX से। एक रॉकेट धरती पे आ रहा है, कितनी स्पीड से उसने उसको वापस से लैंड करवा दिया। इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर मोस्ट पीपल। He said, let's try. If we don't try, it will not happen. उसने bravery courage दिखाया, सब उस पे हंस रहे थे। तो उसने एक बार ही नहीं 2 बार ही करके दिखाया चीज। So like आज के डेट में very inspirational. और आज के डेट में सबसे अमीर आदमी है, और यही अभी थोड़े टाइम पहले सब उस पे हंस रहे थे, देख लो। तो देखो, हीरो जर्नी हर सोसाइटी की, हर सिविलाइजेशन की अलग तरह की दिख सकती है, पर वो जर्नी की जो ये फंडामेंटल 3 ब्लॉक्स हैं, ये फॉर्मूला, ये हर जगह पाया जाएगा। ये तो बहुत, मतलब तूने तो ऐसा फॉर्मूला बताया, हर जगह में तो दिमाग चले जा रहा है। कितनी जगह यही फॉर्मूला दिखता है यार, हमारी मिथोलॉजीज में, हमारी रियलिटी में। एंड देन नाउ अनदर थिंग इज these mythologies come from reality. Like mythologies inspire reality inspire mythology. ये तो एक सर्कल तरीके का हो गया। बिल्कुल। It's like there's a saying, no, life imitates art. So it's like this is like and art then dictates. Yeah, I mean then art inspires real life. Correct. तो अभी देखो, गिलगामेश आज की तारीख का गिलगामेश ही है एक तरह से इलॉन मस्क, क्योंकि ना कि वो सिर्फ आज का हीरो है एक तरह से, आज की मॉडर्न एज का, बट वो जो गिलगामेश का गोल था ना कि इमॉर्टैलिटी कैसे ढूंढूं, कुछ इस तरीके से इलॉन मस्क भी ढूंढने की कोशिश में ही है। You're absolutely right. उसकी एक और कंपनी है जो ज्यादा लोग जानते नहीं, उसके बाद में न्यूरालिंक। उसका अल्टीमेट तो गोल यही है
कि वो हमारी कॉन्शियसनेस को क्लाउड पे अपलोड करना चाहता है, पता नहीं क्या करना चाहता है। हम तो फिजिकल बॉडीज तो मर जाएंगे, तो हमारी कंटिन्यूटी कैसे हो। तो ये जो एक हमारे जो कहावत है कि मृत्यु तो निश्चित है, वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे इमॉर्टैलिटी लानी है, खुद के लिए नहीं, सबके लिए। तो हाँ, एक्चुअली तूने बहुत सही बात बोली है। ही इज अ गिलगामेश ऑफ टुडेस टाइम। ही इज एक्चुअली ट्राइंग आउट इमॉर्टैलिटी, बट इट्स नॉट मिथोलॉजी एनीमोर, एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से ही इज ट्राइंग इट आउट। और साइंस भी कुछ इस तरीके से ही है। अब जैसे इलॉन मस्क तो चलो एक बिजनेसमैन हो गया, बट बिजनेसमैन में भी उसने एंटरप्रेन्योर, हाँ, एंटरप्रेन्योर, क्रिएटिंग बिजनेसेस एंड आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ इनोवेशन एट द सेम टाइम। सो जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं जिनके बारे में हम इतने बातें करते हैं, जो ये नए नए जो खोजे करते रहते हैं, वो भी एक तरह से हीरो ही है अपने आप में। आई थिंक लाइक द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब हिम एंड मे बी द हीरो ऑफ टुडेज टाइम इज ही द विजनरी। माने वो ऐसी चीजें एनविजन करता है फ्यूचर में जो हमारी कल्पना में भी नहीं है, जो कोई विजन ही नहीं कर रहा है, हाँ, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट अ हीरो इज ऑफ टुडेज टाइम। लाइक हु आर द पीपल हु आर मोस्ट वेल रिगार्डेड? स्टीव जॉब्स, उसने आईफोन बनाया, उस पर भी बहुत हंसा गया था, बट उसकी विजन में था कि नहीं, एक फ्यूचर ऐसा चाहिए मुझे, एक फ़ोन बनाना जिसमें टच स्क्रीन हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये विजनरीज हैं हमारे टाइम के। एंड आई मीन लेट मी नॉट जस्ट से कि दे आर ओनली बिजनेस पीपल, इट कुड बी एनीवन, लाइक स्टीवन स्पीलबर्ग, वो विजनरी है। वो उसकी जो मिथोलॉजी है वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाके मिथोलॉजी बनाता है और अपनी मूवीज में इनकॉर्पोरेट करता है कि मूवीज इतनी पावरफुल होती हैं उसकी। हमने पिछली बार बात की थी जॉर्ज लूकास की, जिसने स्टार वॉर्स बनाई। उसने तो एक्चुअली मॉडर्न डे मिथोलॉजी बनाई है। अमेरिका में किसी रिलीजन से ज्यादा स्टार वॉर्स की वैल्यू है। Like he has created the modern mythology, modern religion of Star Wars. और उस मूवीज में भी exactly यही फॉर्मूला है। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं लोग डिज्नी वर्ल्ड और डिज्नीलैंड में स्टार वॉर्स के। डिज्नी में की तो सारी ही मूवीज। That's a good point. Walt Disney is like one of the greatest visionaries of modern. And they are telling the story of the hero in different ways. The same structure, जिसके अंदर एक नॉर्मल इंसान होता है, उसकी लाइफ में कुछ उत्पात आता है, वो एक एडवेंचर लेता है, उस एडवेंचर के थ्रू उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स आती हैं या फिर उसमें ऐसी क्वालिटीज़ आती हैं, और फाइनली वो एक तरह से हीरो निकल के आता है। तो डिज्नी की तो सारी मूवीज़ ही ऐसे हैं उसी तरीके से। तो देखो अल्टीमेटली हीरो सोसाइटी के अंदर बहुत चीज़ें करता है, और हीरो जर्नी एक तरह से हर सोसाइटी में, किसी भी टाइम की सोसाइटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सोसाइटी हो, चाहे फिर वो आगे हमारे इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी आ जाएंगी, या फिर आज की डिजिटल सोसाइटीज़ हैं, इनके हीरोज़ जो हैं वो इसी तरीके से ही पैदा होते रहेंगे। तो ये हीरोज़ जर्नी या हीरोज़ मिथ ये बताता है हमें कि हमारे हीरोज़ कैसे आएंगे। अगर तुम भी हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें भी एडवेंचर लेना पड़ेगा, उसमें दुख भी आएंगे, कठिनाइयाँ भी आएंगी, पर अल्टीमेटली अगर तुम उस पर विजय प्राप्त कर पाए तो यू विल बिकम अ हीरो। सो और ये देखो हीरोज इंस्पायर अस, मतलब एवरीवन। तो कई लोग ना बड़े पोएटिकली बोलते हैं उसको। हम बैटमैन की बात कर रहे थे, तो उसकी थर्ड मूवी ले लेते हैं, डार्क नाइट राइजेस। ही इंस्पायर्स रॉबिन, और लास्ट सीन में ही दिखाते हैं कि बैटमैन हैज रिटायर्ड बट रॉबिन हैज टेकन हिज प्लेस। तो लाइक हीरो का ये भी काम होता है कि और हीरो को इंस्पायर करे कि भैया सब बनो हीरो। हर डोमेन में, जैसे अभी देखो साइंटिफिक, या हमारे अब आज के डेट में हम इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमें पता है कि साइंटिफिकली हमें सबसे बड़ा थ्रेट एक क्लाइमेट चेंज का है, जिसके ऊपर अगर किसी ने उठाया है अगर ये मुद्दा, और एक्चुअल में विद फुल सीरियसनेस, वो है इलॉन मस्क। तो हम ये जानते हैं। ऐसे ही अगर कोई और डोमेन उठा लो, पॉलिटिकल डोमेन उठा लो, तो गांधी could be considered as one hero because Gandhi was just going right. He had like the ultimate hero's journey. उनकी शुरू में वो क्या खुद लॉयर था, ठीक है, हाँ लॉयर थे, खुद अपनी जीवन में संघर्ष आया, उनको एक बार ट्रेन से फेंक दिया था साउथ अफ्रीका में। That's when his journey, adventure, starting of adventure. Then he goes inside and then he transforms and then he comes back to India. And propagates. मतलब तेरा फॉर्मूला एकदम गांधी जी पे भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सोचो उस, और मैं इसलिए गांधी जी का एग्जांपल परफेक्ट लग रहा है गांधी जी पे। तो क्यों इंडिया was like on a brink of catastrophe, right? We be ruled tyranny था, मतलब like the Britishers were ruling, exploitation था, मतलब दुनिया भर की करोड़ों लोगों पे मतलब इतना अत्याचार हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी में। अत्याचार होते इतने साल हो गए थे कि शायद इंडिया के कॉन्शियसनेस में ये था ही नहीं कि अरे हम
खुद से फ्रीडम भूल गए 200 साल पे अत्याचार पहले भूल ही गए कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा भी एक तरह की लाइफ हो सकती है। गांधी जी की जर्नी क्या है इंडिया से, वो नहीं भाई मुझे तो ब्रिटिशर जैसा बनना है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू ड्रेस लाइक देम, किया उन्होंने जो करना था, लॉ भी पढ़ी, ठीक है, ही वांटेड टू बिकम एन इंग्लिशमैन। साउथ अफ्रीका गए, लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, एक दिन उनके साथ कांड होता है, उनकी इनिशिएशन होती है ना, हीरो की एक इनिशिएशन होती है, ये उनका स्पाइडरमैन का वो मकड़ी काट गई उनको समझना, ठीक है। फिर उनका स्ट्रगल चालू होता है, उन स्ट्रगल में वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट मैच्योर करते हैं वगैरह करते हैं, एंड देन यू सेड द थर्ड एक्ट इज व्हेन ही कम्स बैक टू द सोसाइटी एंड देन ही टीचेस कि मैंने क्या सीखा। हाँ, ये पूरी लर्निंग की सच्चाई क्या है, अफ्रीका में क्या हुआ मुझे पता है, वहाँ पे क्या है, ऐसे इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री ही लीड्स अ रेवोल्यूशन व्हिच इज ब्लडलेस, ऑलमोस्ट ब्लडलेस, नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन, इंडिया को आज़ादी दिलाते हैं। हाँ यार, मतलब और इतनी बड़े स्केल पे परफेक्ट हीरोज जर्नी है, तो और वो रियल लाइफ इंस्पायर करते हैं करोड़ों लोगों को, और सिर्फ इंडिया में ही क्या, और उन्हीं की मतलब लर्निंग्स को यूज करके यहाँ पे अमेरिका में डॉक्टर किंग, जो मार्टिन लूथर किंग, अभी एक्चुअली मंडे को, एक्चुअली इट्स वेरी टॉपिकल, हाँ अभी छुट्टी है मंडे को, आने वाले मंडे को, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी एक वो इंस्पायर हुए, कोट है, हाँ, जीसस शोड मी द वे, गांधी शोड मी द पाथ, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला कि उनके दो हीरो हैं, जीसस शोड मी द वे एंड गांधी शोड मी हाउ टू वॉक ऑन इट, सो और द मेथड बेसिकली, दैट्स आई थिंक कुछ ऐसे है कि मेथड, मुझे रास्ता तो ये पता था कि सिविल मतलब राइट्स, सबके राइट्स बराबर होने चाहिए, बट किस तरीके से अचीव करना है ये गांधी ने, यहाँ पे अफ्रीकन लोगों के साथ बुरा अत्याचार होता था, सेम वही, वाई मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने संघर्ष किया नॉन वायलेंट, मतलब उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। हाँ। और मतलब एक चीज़ बताऊँ, अमेरिका में बहुत नेशनल हॉलीडेज होते हैं, उनमें से कोई भी नेशनल हॉलीडे ऐसा नहीं जो किसी के नाम पे है, ये इकलौता नेशनल हॉलीडे है। हाँ, मतलब ऐसे होते हैं लेबर डे, प्रेसिडेंट्स डे, इंडिपेंडेंस डे, जनरल होता है, किसी आदमी के पीछे, ये इकलौता नेशनल हॉलीडे है। पहली बात तो नेशनल, सॉरी ज़्यादा नहीं, कम होते हैं यहाँ पे नेशनल हॉलीडेज, कम होते हैं, अपने इंडिया में तो बहुत होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं नेशनल हॉलीडेज, और वो भी बड़े जनरल होते हैं कि भाई बड़े बड़े वाले, ये इकलौता नेशनल हॉलीडे, मतलब वो तो यहाँ का लाइक ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोज ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, तो उनकी भी मतलब ये फॉर्मूला लगता है, तो मैं समझ रहा हूँ ये, तो मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ बहुत पहले, जब हमारे विद्वान पूर्वजों ने समझ लिया कि जी किस तरह की आपदा आएगी, ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें फॉर्मुलेट करनी चाहिए अच्छे से और लिखनी चाहिए। तो हम एपिक ऑफ गिलगामेश, जो हमने, याद है हमने सुमेर के बात की थी कि कैसे वहाँ पे क्ले टैबलेट्स पाई गई हैं, तो ये क्ले टैबलेट में लिखी हुई पहला लिटरेचर है एपिक ऑफ गिलगामेश, जो कि हम देखते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज़ में बार बार अपने आप ही रिपीट होता है, और आज तक होता है, होता जा रहा है, और शायद होता रहेगा। तो देखो 2-3 चीज़ें मैं अगर बोलूँ, देखो एक तो ये है कि हीरो ये बताता है हमें कि उस सोसाइटीज़ की हाईएस्ट ह्यूमन कैरेक्टर क्या हो सकता है, उसके बारे में जिक्र करता है एक तरह से। तो एपिक ऑफ गिलगामेश बेसिकली हमें ये बताता है कि हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल ये था कि ब्रेवरी, मॉरल वर्च्यूज, हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल, नहीं उससे पहले बताया तूने उस सोसाइटी का हाईएस्ट ह्यूमन एट्रीब्यूट, हाँ पोटेंशियल मतलब हमारा क्या व्यवहार हो सकता है हाईएस्ट, मतलब सब लोग लगे हैं अपने एग्रीकल्चर करने में, अपने सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पर तुम कुछ और भी अचीव कर सकते हो इससे बड़ा, वो क्या है, वो ये हीरोज एपिक में, एपिक ऑफ गिलगामेश में फॉर एग्जांपल हमें पाया जाता है। ऐसी जब हम और कल्चर्स के हीरोज मिथ देखते हैं, यार मेरे को तो उससे याद आ रहा है, हमारे जो सबसे बड़े हीरो हैं हमारे इंडियन कल्चर में, उनका तो नाम में ही लगता है ये एग्जैक्टली जो तूने डेफिनेशन बताई, मर्यादा पुरुषोत्तम, लाइक लिटरली द मीनिंग इज मर्यादा, वर्चूज, पुरुषोत्तम, हाईएस्ट मैन, लाइक व्हाट, हु इज द मैन विद द हाईएस्ट वर्चूज, भगवान राम। तो कह रही वो हमारी उस सोसाइटी के देखो हाईएस्ट वर्चूज बताता है, और वो आज भी मतलब वो इतने हाई हैं कि हम अभी भी अचीव नहीं करते हैं। और उनका जो मेन सीख यही है कि वो राम राज्य, लाइक भगवान राम का जो मेन यही था कि हाईएस्ट वर्च्यू क्या है, वो कैसे अपना राज्य मेंटेन करते हैं, विच आई थिंक इज मोर एप्ट टुडे देन इट वाज बैक देन आल्सो, बिकॉज अभी फंडामेंटली द क्राइसिस इज कि हाउ डू वी मेंटेन दिस पॉपुलस, दिस सिविलाइजेशन। अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने जो इतने उत्पात मचाए हैं, उसमें काफी पॉलिटिकल उत्पात भी मच गया है। तो और मतलब आइडियल सिनेरियो इज
कि वो लीडर में वो हाईएस्ट वर्च्यूज तो हों कम से कम, जनता में है नहीं है पता नहीं, पर अगर लीडर में ही नहीं है तो लोग किसको देखेंगे। तो आई थिंक ये भी शायद इन कहानियों में हम देखते हैं कि लीडर जो है या फिर किंग जो है, उस किंग के अंदर हाईएस्ट वर्च्यूज होने बड़े ज़रूरी हैं। और एक और चीज़ ये भी हम देखते हैं कि वो सिर्फ हाईएस्ट पोटेंशियल ही नहीं बताती है हीरो की कहानी, वो ये भी बताती है कि हीरो एक वो आदमी है या वो पर्सन है उस सोसाइटी में जो सोसाइटी को बिखरने से बचाता है। कैसे? उस सोसाइटी को सच के साथ रख के वो हम उसको सच से ही सोल्यूशन निकल कर आएंगे। अगर हम इतने झूठ में पड़ जाएंगे तो फिर कहानियों में तो मतलब बहुत अच्छा लगा यार सुन के। मेरे तो दिमाग में बस रामायण चल रही है कि मतलब रामायण का तो सारी यही है कि कैसे आप एक सोसाइटी को कोलैप्स से बचाओ। व्हाट यू नीड अ पर्सन, राम, ही इज लाइक द हाईएस्ट, वो मोस्ट वर्चुअस पर्सन, एंड व्हाट डज ही डू? He maintains Ram Rajya, which is more relevant today than even during Ramayana, I'm saying. Correct. क्योंकि आज की तारीख में मैं बता रहा था ना, कोरोना वायरस के इतना उत्पात मच गया है, पॉलिटिकल अपहीवल आ गया है। हमारी प्रॉब्लम ये है ह्यूमन बीइंग्स की कि हमने हीरो जो स्टोरीज हैं क्रिएट तो कर ली हैं और उसके पीछे हम अटूट विश्वास भी रखते हैं, बट हम ये भूल गए हैं कि वो हीरो स्टोरीज इसलिए क्रिएट की गई थी ताकि हर आदमी उस तरह का अपने अंदर ताकि हमारा मार्गदर्शन और हम में भी व्यवहार वैसा जनरेट कर पाए। तूने मुझे पिछली बार बताया था कि हाउ डू यू रीड मिथोलॉजी, जो जोसेफ कैम्पबेल ने तुझे सिखाया और तूने मुझे सिखाया कि तुम उसको लिटरली मत मानो, और तुम उससे झूठ भी मत मानो। उसका पर्पस क्या है, वो क्या बताना, किस एक दिशा में तुम्हें एक पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है, उधर देखने की कोशिश करो। तो देखो हमने मिथोलॉजीज की पहले बात की, तो मुझे तो यार एक ये भी चीज़ समझ आई कि मिथोलॉजीज तो चलो कहानियाँ थी, अगर एक सोसाइटी में एक कुछ ऐसे गुण या ऐसी मिथोलॉजी जिसके द्वारा ऐसे आदमी ही बनाए जा सकते हैं जिनके अंदर वो गुण हो, तो उससे पावरफुल तो कुछ नहीं हो सकता। एक जीता जाता आदमी अगर हाईएस्ट वर्चूज अपने अंदर रखता है और वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो वो उन स्टोरीज में जो हवा में बातें हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में जीता जाता इंसान है जिसको लोग देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं, वो लीडर बन सकता है या वो किंग हो सकता है, जो भी है। तो वो सिर्फ जो हम मिथोलॉजीज की बात कर रहे थे कि कैसे हमें साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन में हेल्प करती हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये एक एक्चुअल में इंसान के बारे में बताते हैं उस सोसाइटी को जो तुमने बोला ना मार्गदर्शन देता है। नहीं मैं बिल्कुल तेरी बात से पूरा सहमति रखता हूँ। इनफैक्ट जो शुरू में मैं बोल रहा था, आँख की वजह से जो इतने सारे चेंजेस आए, बच्चे लाचार पैदा हो रहे थे, बट उसकी वजह से एडवांटेज ये आया कि हम बच्चों को अपब्रिंगिंग दे सकते हैं किसी भी तरह की। तो व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल अपब्रिंगिंग दैट यू कैन गिव टू द चिल्ड्रन ऑफ एनी जनरेशन इज हाउ टू मेक वर्चुअस ह्यूमन बीइंग्स, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनाएं। एक और बात बोली कि कैसे हमारे ह्यूमंस में ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम इतना लाचार पैदा होते हैं, हम उनको किसी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। हम आतंकवादी भी बन सकते हैं, तो सबसे पावरफुल भी बन सकते हैं। हाँ, सबसे पावरफुल मिथोलॉजी तो वही हुई जो हमें सबसे हाईएस्ट, सबसे वर्चुअस ह्यूमंस बनाने के लिए मदद करे। तो हीरोज मिथ कुछ इसी तरीके से है। वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब एकदम मेरे दिमाग में इतने सारी चीज़ें चल रही हैं। और हाँ, मतलब मुझे तो यार देखो, ऑल्दो ये सारी ये कहानियाँ मुझे मतलब बहुत, हर सोसाइटी के अलग अलग हीरो जर्नी है। मैं एक्चुअली इस बारे में भी सोच रही थी कि कैसे आज की तारीख में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इलॉन मस्क का, बट अगर नॉर्मल इंसान जैसे तुम और मैं हो, मेरे यही क्वेश्चन आ रहा था मेरे एग्जैक्टली, और तूने मेरे एकदम मन का क्वेश्चन पकड़ लिया यार। मेरे मन में पता है क्या आ रहा था क्वेश्चन, आई होप लाइक दिस इज वेयर यू आर गोइंग, इफ यू नॉट देन गो समवेयर एल्स। कि ये सब ठीक है, देखो इलॉन मस्क, भगवान राम, गांधी जी, मैं यार सीधा साधा आम आदमी, पर मेरे को सुन के अच्छा लगा था, मुझे हीरो बनना है। तो ये फॉर्मूला मेरे लेवल पे, थोड़ा आम आदमी के लेवल पे, मुझे कोई ऐसा चीज़ मुझे कुछ ऐसा तो बता सकती है जिससे मैं भी इन हीरोज़ की तरह बनूं। बट लाइक आई डोंट वांट टू गो थ्रू लाइक द बैटमैन्स जर्नी और गांधी जी जर्नी। नहीं यार, इतना मतलब मैं थोड़ा आई लाइक सिटिंग ऑन द सोफा वॉचिंग बैटमैन, लाइक आई डोंट वांट टू डू सत्याग्रह, बट आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ, लाइक अ मॉरल लाइफ। तो मैं क्या, मेरे को कोई फॉर्मूला अगर चाहिए तो ये मिथोलॉजीज इसके बारे में कुछ बताती हैं? तो देखो, मुझे इसका ना, मुझे कई जगह
हम सुनने में आता है ये आंसर तो कई जगह हम पा सकते हैं, मतलब स्पेशली आजकल के तो कई स्कॉलर्स हैं जो सेल्फ हेल्प बुक्स भी निकालते हैं कि अपने अंदर कैसे अच्छे अच्छे गुण इनकलकेट करो, हाउ डू आई बिकम द मोस्ट ऑप्टिमम ह्यूमन बीइंग, कि मैं अपने काम में बहुत बढ़िया तरीके से करूँ, हर जो भी काम करूँ वो अच्छे से करूँ, तो ऐसे मैं ऑप्टिमम ह्यूमन बीइंग कैसे बनूँ। तो आज के डेट में तो देखो बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स मिल जाएंगी, पर देखो मुझे ना एक युवल नोह हरारी, एक्चुअली हम सेपियंस की हम फॉलो कर रहे थे ट्रैजेक्टरी को, तो युवल नोह हरारी भी बोलते हैं, और वैसे भी मतलब हम पीछे अगर और अपने रिलीजन्स में जाएं या अपने पुराने फिलोसोफर्स को उठाएं तो सब एक कॉमन चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं नो दाई सेल्फ, यानी नो योर सेल्फ। दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू हैव, सो दैट यू कैन नो एटलीस्ट कि अब मेरे को जाना कहाँ है। क्योंकि अगर तुम हीरो भी बनना चाहते हो तो करना क्या है, करना क्या चाहते हो, गोल क्या है लाइफ में, तो उसको पहले सेट करना पड़ेगा। और उसको सेट तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि तुम हो क्या, कि तुम्हारे में क्या क्षमता है या क्या कमी मैं है। आईफोन हूँ उस ब्रह्मांड का। हाँ, तो वो ही जर्नी हम एक तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं डोसेंट्स के थ्रू भी, कि हम अपने आप को तो जान लें, कि नो योर सेल्फ ही चल रहा है एक तरह से, हम थोड़े थोड़े जानते रहते हैं। हमारे जर्नी के थ्रू हम अपने आप को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ब्रॉड एक टॉपिक है कि नो योर सेल्फ में तो बहुत कुछ आता है। तो मुझे यार एक चीज़ मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि हाँ, नो योर सेल्फ के अंदर पहला एक अगर किसी को स्टेप लेना है तो वो क्या ले सकता है। तो मैं एक्चुअली इसके बारे में सोच रही थी कि अगर मेरे को भी ऑप्टिमम ह्यूमन बीइंग बनना है, मेरे को भी सबसे हाईएस्ट वर्च्यूज अपने अंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम इनकलकेट करने हैं, मुझे अपने अंदर लाने हैं, या मर्यादा स्त्री उत्तम। हाँ, तो मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ। तो नो योर सेल्फ अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, बट अगर उसके अंदर मैं एक स्टेप आगे जाऊँ तो मैं काफ़ी बुक्स पढ़ती रहती हूँ। तो मुझे ये जानना था कि मुझे मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे मेरे बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने उनको अज्यूम कर रखा है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि हाँ, मैं जब भी कोई सिचुएशन आती है तो मैं बड़ा अच्छे से सोच के हाँ उसका आंसर दे सकती हूँ या उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकती हूँ। ये तो है। हम सभी सोचते हैं कि हम काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आजकल आईफोन वगैरह तू तो है, मुझे पता है। मुझे भी ऐसा लगता था, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब हम सबके ही ब्लाइंड स्पॉट, हमारे बायसेस, हम कई चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ये मोटा मोटा हमें पता है कि कैसे। जैसे स्टार्टिंग में तुमने याद है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मुझे मोटा मोटा पता है कि लीप ईयर आता है हर साल, और मुझे मोटी मोटी किसी कहानी बता देती है कि धरती ऐसे से घूमती है, बट कई सारी अजम्पशन ही है। हाँ, कभी आज तक सर पैर उसके अलावा नहीं पता कि भाई किसने धक्का किसने दिया, हाँ, जो घूमे जा रही है। हम कभी अंदर खोज के देखते नहीं है। तो ऐसी लाइफ में कई सारी अजम्पशंस लेके चलते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन ही होगा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब रिलीजन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कई बार लगता है कि हाँ सही है, पर कई बार लगता है कि अरे यार साइंस तो ये बोलती है, हम किसको माने, तो हमें बड़ी कन्फ्लिक्टिंग लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कई सारी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में अज्यूम करके चलते हैं कि हमें पता है, पर हमें एक्चुअली पता नहीं होती। सही बात है। तो मुझे यही जानना था कि ऐसी क्या मेरे ब्लाइंड स्पॉट है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे पता है। ना, मैंने एक चीज़ के बारे में बात की थी पहले पॉडकास्ट में कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता उसको मैं कैसे पता करूं। हाँ, वो तो मुझे नहीं पता ना। तो मुझे नहीं पता मुझे क्या नहीं पता। हाँ, मेरी समस्या समझ कहाँ से स्टार्ट करें। तो यार कई सारे ना ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसे रिसर्च ही की है, टॉपिक ही उनका यही था कि क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं ह्यूमन बीइंग्स जो अज्यूम करके चलते हैं पर हमें पता नहीं है वो सब। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बुक का मेंशन किया था नॉलेज इल्यूजन, जिसके अंदर मैंने बोला था कि उन कॉग्निटिव साइंटिस्ट ने यही पाया कि ह्यूमंस को लगता है हमें सब कुछ पता है, जैसे साइकिल है कैसे चलती है, या फिर टॉयलेट कैसे फ्लश होता है, या फिर नल के अंदर पानी कैसे आता है, पाइप्स कैसे कनेक्ट होती है, हमें लगता है, पर हमें ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। ये हमें मोटा मोटा बस खोलना और बंद करना आता है। तो हमें लगता है हमें नॉलेज है, पर हमें कितनी नॉलेज है। That's why it's called the knowledge illusion। तुम्हें लगता है टॉयलेट का फ्लश कैसे चलता है, मुझे एक्चुअली नहीं पता कुछ। मेरे को बस इतना पता है कि हाँ ऐसे करे तो पानी बस गया, बाकी कहाँ क्या कैसे क्या वो क्या कहाँ थर्ड फ्लोर पे कैसे ऊपर नीचे कहाँ जा कुछ नहीं पता। तो पानी का फ्लो हमारा इतना बड़ा अजम्पशन ये है कि अरे नहीं हमें तो पता तो है ही सब कुछ, पर हमें कुछ नहीं पता है। और इस
इल्यूजन में ही रहते हैं हम। तो कैसे जाने कि हमें क्या नहीं पता है? तो एटलीस्ट ये इल्यूजन जानने शुरू करते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पहले बोलो कि आई डोंट नो। एक ये एक्सेप्टेंस Oh, so you're saying the first step to become a hero is to first accept that you don't know. That will open the door of some things that you will then know. You can then, otherwise तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें सब पता है, then there is no door for you to open and to go after. There is no adventure waiting for you. So you're saying humility is the first step to becoming. That was my 2 cents. I love your 2 cents. कि first thing is to just admit that we don't know. Because only then you can start exploring some areas. तो ऐसे यार, ऐसी मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ कि मेरे जो ये थोड़े से मेरे जो इल्यूजन्स हैं उनको एक तरह से मिटाए। एक बहुत बड़ी एक और अच्छी बुक है जो मैं रिकमेंड करूँगी अगर कोई पढ़ना चाहता है, जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी, जिसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय दिस ऑथर कॉल्ड डैनियल kahneman. And Daniel Kahneman is a Nobel Prize winner for something extraordinary that he did, by the way. उनके बारे में सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ क्या है? वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स की दुनिया हिला दी, और उनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है, साइकोलॉजी में नहीं मिला है। अब ये आप अगर जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ तो उनके बारे में जानिए और उनकी बुक जरूर पढ़िए कि क्यों एक साइकोलॉजिस्ट को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। तो वो बुक ने क्या है, मुझे ना हिला के रख दिया कई लेवल्स पे, क्योंकि उसने मेरे कुछ अजम्पशंस थी, मेरे कुछ जो मुझे पता भी नहीं थे कि वो मेरे अजम्पशंस हैं या फिर मेरे इल्यूजन हैं। उन्होंने मेरे इल्यूजन धोए पहले कि एक सेकेंड तुम्हें ये लगता है पर तुम ये हो। तो मुझे आईना दिखाया बेसिकली एक तरह से। तो कह रहे तेरा नो दाई सेल्फ वाली जर्नी में उस बुक ने बड़ा हेल्प किया, क्योंकि उसके अंदर कई मैंने बहुत सुना उस बुक के बारे में, मैंने इतना सुना है ना, मतलब जितने भी मेरे गूगल में है ना बड़े बड़े जो सीनियर लेवल पे लोग होते हैं ना, उस बुक को कोट करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू डैनियल kahneman in his book he wrote this bias that bias, मतलब वो बोल देते हैं, मैं कुछ जैसे कुछ बोलूंगा तो बड़े अच्छे सीनियर मतलब अच्छे लोग, नो पीयूष दैट्स नॉट अ आइडियल वे टू लुक एट इट, मे बी यू वांट टू लुक एट दिस वे। इस बुक में मतलब मैं यार समझ में नहीं आया, बट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हाँ मैं देखा कहाँ गलती की मैंने। मुझे एक्चुअल में ना उस बुक्स ने बहुत मदद की। फिर उसने मेरे ऐसे दरवाजे खोले कि मैंने पता नहीं कितनी उसके आगे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, बेसिकली एडवेंचर इनटू द अननोन। पर मैडम मैं इतने नोबेल पुरस्कार वाले लेवल की वैसे बता रही हूँ, यू कैन स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट फ्रॉम देयर। मेरे जैसा आम आदमी कैसे अपनी वर्चूज डेवलप कर पाए, कैसे हीरो बन पाए? चलो तो मैं देखो इसका भी आंसर मैं एक्चुअली डैनियल kahneman को इससे लेकर आई बिकॉज ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, सो ही अंडरस्टैंड्स द साइकी ऑफ ह्यूमंस। मतलब साइकी मतलब हमारे माइंड को उन्होंने समझा। तो मुझे तो ये समझ आया कि जब तक हमने माइंड को ही नहीं समझेंगे हम आगे वाले स्टेप्स लेना बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि हमारी कई सारी मानसिकताएं, कई सारे एक्शन, कई सारे हमारा कैरेक्टर पूरा बेसिकली जो हम ये बोल रहे हैं ना वर्च्यूज, ये हम ब्रेवरी और ये चरित्र, हमारा चरित्र कैसे डेवलप होगा अगर हम अपने माइंड को नहीं समझेंगे तो? मेरे को अपना चरित्र ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं चरित्रहीन हूँ बट मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मेरे चरित्र में कई खामियां हैं। कई बार मैं ऐसी चीज़ें जैसे तूने बहुत शुरू में अच्छी बात बोली, जब कोई नहीं देख रहा तुम्हें तो तुम्हारा व्यवहार कैसा है। कई बार जब कोई कुछ नहीं देख रहा होता है मैं ना शॉर्टकट्स ले लेता हूँ। लाइक आई एम नॉट एन ईवल पर्सन बट मैं यू नो व्हाट आई मीन राइट, मैं लाइक आई एम अ शॉर्टकट टेकर, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता कई बार मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, तो मुझे कहीं यहाँ गिल्टी कॉन्शियस आता है। तो लाइक मुझे अपना चरित्र इंप्रूव करना है, हाउ डू आई डू दैट? तो देखो इसका अब शॉर्टकट आंसर तो कोई है नहीं। अब देखो हीरो जर्नी लिखी गई थी तो उसमें बोला गया है कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल do the initiation, which is to admit that yes, I will take the adventure, and then you take the adventure and you come back, so there is no shortcut. but हाँ, एक मैं एक्चुअली रिसेंटली हम देख रहे थे, तुम्हें याद है, हम मतलब मुझे एक जगह पे इसका एक आंसर मिला एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट में, जो कि दिया गया था अगेन एक बहुत फेमस लीडर रह चुकी हैं जिनका नाम है मार्गरेट थैचर। तो मैं एक्चुअली द आयरन लेडी तो मैं अभी रिसेंटली वो मैं स्टेटमेंट बताऊंगी, पर मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों मुझे वो स्टेटमेंट इतनी अच्छी लगी और उसका महत्व क्या है बेसिकली। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मार्गरेट थैचर का हम
तो मैं क्राउन देख रही थी एक्चुअली. अब नेटफ्लिक्स पे बहुत बड़ा फेमस शो है जिसके अंदर मार्गरेट थैचर का रोल दिखाया गया था. और उस रोल के अंदर जो जहाँ तक मुझे मोटा मोटा समझ आया, फिर हमने उसकी मूवी भी देखी और हमने उनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी, तो उसके अंदर उनके कैरेक्टर मुझे सुनाती रहती थी, मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय मार्गरेट थैचर. सो शी सीम्स लाइक कि वो एक ऐसी लीडर थी जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था. शी वाज वेरी वेल रिस्पेक्टेड एंड राइटली सो कि वो देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में, पूरी हमारे पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी सभ्यता के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज इतने टाइम से चलती आ रही हैं, इतने साल, 250 से ऊपर 200-250 साल हो गए हैं. इन कंट्रीज में फर्स्ट पहली बात तो लॉन्गेस्ट रेनिंग प्राइम मिनिस्टर रही हैं वो यूके की. अच्छा, ऐसा 11 साल तक. इससे ऊपर कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहा ही नहीं. 11 साल रही थी वो. 11 साल. Wow. And I'm not, और एक और चीज़, क्योंकि she's the first lady to become the prime minister also. That itself is a big deal. That itself is a big deal. I'm not like saying it in a feminist way or something, but as a lady, you have to have different style of dealing with people. So I'm sure like she had a very strong character, very strong values that she had in itself. And उनके जो The Crown हमने देखा या उनकी autobiography पढ़ी, उसके अंदर कहीं निकल कर यही आया that she was a very strong leader. कि इतनी बड़ी कंट्री, इतनी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर राज चलाना अपना 11 साल तक बहुत बड़ी बात है. तो उन्होंने एक्चुअली एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली जिससे शी इज़ वेरी वाइज क्लियरली, मतलब उन्होंने इतने टाइम तक राज किया, राइट. सो अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम हर ऑब्वियसली मीन्स अ लॉट, कि इसका मतलब उनको पता है कुछ जिसकी वजह से वो इतना सब कुछ कर पाई लाइफ में. तो क्या हम वहाँ से कोई क्लू ले सकते हैं उनसे? तो मुझे लगा हाँ, ये कि एक स्टेटमेंट है जो तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर करती है, जो तुमने क्वेश्चन पूछा कि क्या एज अ ह्यूमन बीइंग माई सेल्फ, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपने घर बैठ के टीवी देखता हूँ, अपना काम करता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, क्या मैं ऐसी चीज़ कर सकता हूँ कि मैं भी अपने अंदर वो हाईएस्ट वर्चूज़ पैदा कर सकूँ? तो उसके लिए उन्होंने बड़ा एक अच्छा आंसर दिया यार, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी. शी सेज, अच्छे से बोलना चाहते हैं इसलिए थोड़ा वेट ले. तो शी सेज, वॉच योर थॉट्स एज दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स एज दे बिकम एक्शंस, वॉच योर एक्शंस एज दे बिकम हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स एज दे बिकम योर कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर एज इट बिकम्स योर डेस्टिनी. So what you think, you become. Wow. तो मुझे बहुत अच्छा, अगर याद, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात की थी कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि ये चीज़ क्यों आई और ये चीज़ क्यों आई, इसका रीज़न वाई दिस एंड वाई दिस करते करते तुम एक फंडामेंटल पॉइंट पे जाओगे. तो मुझे उनकी स्टेटमेंट, मेरे अगर हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें कि हमारी डेस्टिनी से हमारा कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर कैसे बनता है? हमारी हैबिट्स से. हमारी हैबिट्स कैसे बनती है? हम जो डेली एक्शंस लेते हैं, हमारे एक्शंस कैसे बनते हैं? जो हम बोलते हैं वैसे ही हम एक्शन लेते हैं. हमारा बोला हुआ वो कहाँ से आता है? जो हम सोचते हैं वहाँ से आता है. तो मुझे वो ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा. दैट व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से इज़ वेरी प्रोफाउंड. कि तुम क्या सोचोगे तुम वही बन जाओगे. तो तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सोच से शुरू होता है. वॉच, कि अपनी सोच को देखो, तुम्हारी सोच से तुम्हारे बोल निकलेंगे. अपने बोलों को देखो क्योंकि उसी से तुम्हारी हरकतें निकलेंगी. तुम्हारी हरकतों को देखो क्योंकि उसी से तुम्हारा चरित्र बनेगा. अपने चरित्र को देखो बिकॉज उसी से तुम्हारी आगे का जीवन दिखा जाएगा, तुम्हारी लेगेसी बनेगी. तो अगर इसको थोड़ा सा गौर किया जाए, जस्ट वॉच योर थॉट्स, I think maybe a good starting point. It also ties in really nicely. जो हमारे पिछले एपिसोड में तूने एक मिथोलॉजी को बहुत प्यारे तरीके से डिकोड किया, I would say, और डिकंस्ट्रक्ट किया, which is meditation. तूने एक जो पूरी समुद्र मंथन की मिथोलॉजी को बताया कि मिथोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहिए. डोंट टेक इट लिटरली. समुद्र मंथन को डोंट रिजेक्ट इट ऑल्सो. इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज ऑफ ग्रेट वैल्यू. कि वो जो समुद्र से मंथन निकल के निकाल रहा खजाना, उसी तरह का खजाना है मेडिटेशन. फॉर मी मेडिटेशन
इज अबाउट लाइक ऑब्जर्विंग लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन. बट तूने मेरे को एक बड़ा अच्छा एक चेन ऑफ कॉजैलिटी दे दिया कि मेरे थॉट से कैसे मेरे वर्ड्स निकलेंगे. और बात सच है, जो मैं सोचता हूँ फाइनली, मैं अगर कुछ ऑफिस में चल रहा है, सोच रहा हूँ उस बारे में, तो मेरे मुंह से भी वही निकल जाएगा. जो मैं बोलता हूँ उसी से मेरे एक्शंस निकलेंगे, मेरे एक्शन से मेरे हैबिट्स बनेंगे, मेरे हैबिट से मेरा कैरेक्टर बनेगा, मेरे कैरेक्टर से मेरी डेस्टिनी लिखी जाएगी. तो इस पे मैं थोड़ा एंड करना चाहूँगी. आई थिंक I got a very nice answer of how I can be a hero from a great leader or a hero of our times. Like बहुत अच्छा है. Such a fascinating quote. In fact, I think उनकी कोई एक मूवी जो हमने देखी थी उसमें शायद The Iron Lady. हाँ, आयरन लेडी में शायद ये कोट होगा. अगर होगा ना तो I will try to add it to like this podcast episode and towards the end. I honestly think it is one of the wisest things ever said. Now in context even more so. जब मैंने पहली बार सुना मुझे लगा था कुछ था है, but yeah, it's I think a great note to end on. आगे I would love just ये mythology में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, and I know like this is going to be like shaping up our civilization. तो मैं आगे भी जानना चाहूँगा कि कौन सी और ऐसी mythologies थी जिसने हमारी सभ्यता, हमारी civilization की बुनियाद को रखा, जिसकी वजह से आज हम इतनी लार्ज स्केल पे कोऑपरेट कर पा रहे हैं. तो बट हम आगे मेंशन करेंगे. आज हमने थोड़ा इंडिविजुअल की बात की कि एक एज एन इंडिविजुअल हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें. तो हीरो वही है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है. और स्पेशली मतलब तो हीरो मिथोलॉजी वो है कि सोसाइटी में तब कंट्रीब्यूट करे जब सबसे बड़ी कोई आपदा आए. तो आगे हम चलेंगे अपनी जर्नी में तो हम देखेंगे कि कैसे हमारी यही साइकोलॉजी हीरोज ही बनाती है, पर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है हमारी साइकोलॉजी की वजह से. तो वो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे. आई एम लुकिंग तो फॉरवर्ड टू दैट. एक्साइटिंग रहेगा. बहुत ही मजा आया आज तो. थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज टेक केयर, गुड बाय. बाय बाय.